जस्ट चेक कीजिए आई एम लाइव. इज द ऑडियो वीडियो गुड टू गो सो वी कैन गेट स्टार्टेड. ऑडियो वीडियो सही है क्या बता दीजिए तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस. हैव यू गाइस डन एनी एमसीक्यू प्रैक्टिस? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और एम आई लाइव? इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड टू गो? चलो स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. स्टार्ट करते हैं. मॉडल पेपर किया है तो मैं मॉडल पेपर ही करवाने वाली हूँ. अब मैं मॉडल पेपर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है? तो मैं मॉडल पेपर का किसी का हो गया रहेगा तो बहुत बढ़िया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द मॉडल पेपर एमसीक्यू प्रैक्टिस. नाउ अगर किसी ने ऑलरेडी मॉडल पेपर किए होंगे, पहले आप हिंट सुनिए कि मॉडल पेपर को टैकल कैसे करना है, ठीक है? सो आई विल गिव यू अ हिंट हाउ टू टैकल द मॉडल पेपर. फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. अच्छा, मैं वन डे बिफोर भी लूंगी, लेकिन ऐसे बहुत लंबा या रात भर वाला मैराथन नहीं लूंगी. ऐसा मैराथन मत अटेंड करना. मैराथन जीएसटी का ब्रेन मैपिंग बुक नहीं है बेटा, उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं ना, वो नहीं हम डाल पाए. नॉटिकल माइल? मैम जीएसटी टैक्सेबिलिटी का नॉटिकल माइल का टैक्सेबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन. कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे नॉटिकल माइल? उसमें क्या करेक्शन आया है? मेरी क्लास का नंबर दे सकती हूँ? हाँ, अ डे बिफोर आई विल टेक द क्लास एट 6 o'clock. 6:30 को लूंगी. डे बिफोर ले लूंगी. हाँ, डाउट के लिए 8119112653. अभी इनकम टैक्स ले रही हूँ. चलो अभी रेडी? सेंचुरी के लिए रुकी हूँ. चलो कोई बात नहीं, अब हो गई सेंचुरी. अब सुनो, आपको एक चीज बतानी है. फर्स्ट, एमसीक्यू को इज्जत दो. डोंट ट्रीट इट लाइक एमसीक्यू ऑफ योर फाउंडेशन कि आप पढ़ोगे और आपको ध्यान में आ जाएगा. ये जो एमसीक्यू है ये फाउंडेशन जैसे एमसीक्यू नहीं है. दिस इज एमसीक्यू इज लाइक अ प्रॉपर प्रॉब्लम. सो फर्स्ट, एमसीक्यू को इज्जत देने का, ट्रीट इट लाइक अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, सॉल्व इट प्रॉपरली. जैसे एक बड़ा 14 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होता है, वैसे ही क्वेश्चन समझ के लेना इसको. एमसीक्यू पढ़ते वक्त पहले नीचे के क्वेश्चंस पढ़ लेना, बाद में ऊपर के ये केस सिनेरियो या क्वेश्चन पढ़ लेना. तो पहले नीचे के क्वेश्चंस जो पूछे गए वो पढ़ लेना. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुड वी ऑल स्टार्ट? बाबा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसा लगता है. यस, इज माई कमिटमेंट विजिबल? ओहो, yes, it is visible. You are attending all my class. My God. Don't get scared. हाँ, थोड़ा आज इरिटेशन हो रहा है मुझे थ्रोट को. चलो कोई बात नहीं है, ठीक है. चलो ध्यान देते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. लेट्स स्टार्ट. कम ऑन गाइस, लेट्स गेट गोइंग. ठीक है, चलो करते कुछ. मैं देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ. बट मैं वन डे बिफोर भी आऊँगी एंड दैट इज आई विल टेक इट ऑन जीएसटी की मैराथन. ठीक है, 5 मई को आई विल बी लाइव एट 6:30 के आसपास. उसके बाद सो जितना कुछ जीएसटी का देखती हूँ, क्या क्या करवा सकती हूँ तो करवाती हूँ, ठीक है? चलो लेट्स गेट गोइंग नाउ. मिस आई एम डूइंग इनकम टैक्स ने आईसीआई ने 8 मॉडल पेपर्स फॉर हर पेपर उन्होंने इशू किए हैं, राइट? तो इनकम टैक्स ने जो 8 मॉडल पेपर्स किए हैं
हर सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें से मैं फर्स्ट मॉडल पेपर के MCQ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स गेट गोइंग। थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस अंदाजन। अच्छा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, अंदाजन पढ़ना है, अंदाजन पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अरे यार, GST के लिए मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, 4 लेक्चर है यार। मिस्टर कमल, ओके, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द केस सिनेरियो अबाव, assume that Mr. Kamal has fulfilled all conditions specified for claim of deduction under 35 AD and has not claimed any deduction under chapter 60 under heading C. Now understand, 35 AD says, 35 AD में condition है that you cannot claim income based deductions. अगर एक ही बिजनेस है उसके लिए आप 35 AD ले रहे हो तो उसी बिजनेस से रिलेटेड आप इनकम बेस्ड डिडक्शन फिर से नहीं ले सकते। यू कैन नॉट क्लेम इनकम बेस्ड डिडक्शन। तो मैम इनकम बेस्ड डिडक्शंस काफ़ी है चैप्टर 6 से डिडक्शंस, बट आपके सिलेबस में कौन से है? आपके सिलेबस में इनकम बेस्ड डिडक्शन मतलब 80JJAA किसी इनकम के ऊपर बेस्ड है, 80 RRB एंड 80 QQB। तो ये वाले डिडक्शंस हम नहीं क्लेम कर पाएंगे फॉर द सेम बिजनेस इफ़ यू आर क्लेमिंग 35 AD। तो ये वही बोल रहा है कि इसने 35 AD ले लिया और कितना मिलेगा, तो क्या वो व्हाट वुड बी हिज PGBP, ठीक है, तो उसका PGBP निकालना है, 35 AD निकालना है। वुड मिस्टर कमल बी एलिजिबल फॉर 80JJAA? आंसर इज नो, ही वुड नॉट बी एलिजिबल। सो इसका तो आंसर A ही है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, यस, ये जो इनकम बेस्ड, अरे वाह, पलाक्षी बोल रहे थैंक यू मैम, GST का प्रैक्टिस बैच बहुत हेल्प हो रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है कि कोई कर रहा है। चलो अभी फोकस करते, चलो फोकस करते, रेडी है ना तुम लोग? हाँ, यस, चलो अब ये मैंने बोल दिया तो पहला तो आंसर आ गया। यू कैन नॉट क्लेम इनकम बेस्ड डिडक्शंस अंडर 80, ये 3 डिडक्शंस 80JJAA, 80 RRB, 80 QQB, ये आप नहीं क्लेम कर सकते फॉर द सेम बिजनेस। सो आइदर दिस और दिस, बट ये 35 AD लेने वाला है, ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया। अब देखते हैं 35 AD, तो 2 ही अभी क्वेश्चन करते हैं आंसर, 35 AD निकालना और उसका PGBP का इनकम निकालना है। चलो करते हैं, फटाक से करते हैं। $35 AD के लिए कैलकुलेट करते हैं। A 45 years commenced a business of new 3-star hotel. New 3-star hotel comes in 35 AD and he incurred capital expenditure of 50 lakhs on land. So 50 lakhs on land जो है, थैंक यू भक्ति, थैंक यू सो मच। ऑल माई एफर्ट्स आर ओनली फॉर यू गाइज। मेरी कोशिश है कि आखिरी तक हम लड़ते रहेंगे, पेपर टफ आने दो, ट्रिकी आने दो, बेटा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। यस, जैसा भी होगा हम कर सकते हैं, ठीक है। सो 50 lakhs के लैंड का खर्चा अलाउड नहीं है। ही इनकर्ड कैपेक्स ऑफ 50 lakhs ऑन लैंड, नॉट अलाउड, एक्सक्लूसिवली फॉर अबाव बिजनेस एंड द सेम इज कैपिटलाइज इन द बुक्स, ओके। ऑन 1st April 24, further during the year he incurred a capex of 2 crores out of which 50 lakh was for land and 1.5 crores was for building. So 1.5 crores जो बिल्डिंग वाला है ये 35 AD में अलाउ हो जाएगा, तो ये 35 AD में अलाउ हो जाएगा, लैंड नहीं अलाउ होगा। द पेमेंट्स आर मेड बाय अकाउंट पेड चेक, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है कि पेमेंट अकाउंट पेड चेक से करना चाहिए, कैश में से नहीं करना चाहिए। आगे जाएंगे। ही एम्प्लॉयड, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 220 एम्प्लॉयज़ किए। न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए आपको मिलता है 80JJAA। अच्छा, 80JJAA रेगुलर लोगों के लिए मिलता है जो PF में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको आप सैलरी अकाउंट पे चेक से देते हो, एंड वो कैजुअल नहीं होने चाहिए, 240 डेज से एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। जो भी उनकी सैलरी आप निकालोगे साल भर की या जितने टाइम के लिए है, इंटू 30% करोगे तो उतना आपको 80JJAA मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। नाउ यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, अंडरस्टैंड। ऑल एम्प्लॉयज आर रेगुलर, ये ठीक है, तो ये तो नहीं, अभी 35 AD हो भी गया। अब आगे क्या है? यू ऑल्सो हैड अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ 4-star होटल इन अहमदाबाद विच कमेंस्ड ऑपरेशंस 20 years back, the profit from which are 140 lakhs for AY 25-26.
सो उसका प्रॉफिट 4 कभी भी कमेंट्स करने दो, बट 2 स्टार और 2 स्टार ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट ऑफसेट हो सकता है। होटल बिजनेस एक 35 आईडी वाला ही है तो ये ऑफसेट कर सकते हैं। तो इसका ऑलरेडी प्रॉफिट कितना था, 85 lakhs या बिफोर क्लेमिंग। सो आपका प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस इज 30। तो ये लिखना है आपको, आप प्लीज़ इसको इज्जत दो, अच्छे से नोटिंग करो। इट्स लाइक अ कंप्लीट बिग क्वेश्चन जैसा है, प्लीज़ इसको आप फाउंडेशन जैसा एमसीक्यू मत समझो। सो प्रॉफिट 85 lakhs या, एंड ऑफकोर्स अंशुल सेइंग यस नॉट मोर देन 25,000। अगर 25,000 से ज़्यादा होता है तो नहीं आता। अब इसमें से लेस करना है हमें 35 AD का खर्चा, वो है 1.5 lakhs, एंड 1.5 lakhs लेस करके कितना आएगा, 85 lakhs। प्लीज़ आप कैलकुलेट करते क्या जल्दी जल्दी ज़रा, तो 65 lakhs आना चाहिए लॉस, 65 lakhs का लॉस आना चाहिए, राइट। एंड उसमें से अदर दूसरे होटल का इनकम है, होटल का बिजनेस है दूसरा होटल। ना ये दूसरा होटल मैम ये एलिजिबल नहीं है 35 AD, बट क्या ये 35 AD वाला ही बिजनेस है? हाँ सेम बिजनेस है। 35 AD के 14 बिजनेस में से ये 4 स्टार 2 स्टार एंड अबव इज 35 AD। इसने ऑपरेशन 20 ईयर्स बैक किया होगा, पता है 35 AD में न्यू ही चाहिए, दैट्स ओके, बट सेम ही है। और उसका प्रॉफिट 140 लाख से, यस तो उसका प्रॉफिट 140 लाख से, देयरफॉर 140 माइनस 65 75 lakhs। तो आपका पीजीबीपी 75 lakhs है। तो आप पहले लिख के ले लो, देखो आपको पीजीबीपी निकालना था, ये 75 lakhs है, और आपको 35 AD जो है वो 65 lakhs का मिलने वाला है। तो ये दोनों आप नोट कर लो, दोनों आप नोट करो और एक साथ फिर उसको ये करो, एक जगह पे लिख के रखो। हाँ तो चलो 75 lakhs एंड टिक द आंसर, दिस इज 1.5 lakhs एंड 75 lakhs। और कोई आंसर मैच करते जाना। यस आगे जाएंगे। क्वेश्चन 2 पढ़ने से पहले हम लोग उसके नीचे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अरविंद, ओके। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194 IB ऑन विच सच रेंट वॉज पेएबल बाय अर्जुन? इफ यस व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ TDS? 194 IB जब आप कोई भी रेंट पे करते हो 50,000 के ऊपर, 50,000 पर मंथ, ओके, जहाँ पे 5% या भी 2% ऐसा हम TDS कट करते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स लायबिलिटी? तो एडवांस टैक्स, अरविंद का रेसिडेंशियल स्टेटस, TDS होगा कि नहीं, ये 2 सवाल हमसे पूछे गए, राइट। सो लेट्स रीड। Arvind is an Indian citizen, Khattam, Indian citizen, wants to file his return of income for the previous year. He required assistance for which he required assistance. इसके लिए वो he has approached you. He has shared the following details relevant to PY 24-25. Mr. Arvind owned a house property. Owned a house property in Bangalore and same was rented out for 65,000 per month. तो उसने rent दिया है to Mr. Arjun. मिस्टर अरविंद ओल्ड हाउस और उसने रेंट पे दिया है, अ सैलरीड एम्प्लॉय। ही क्लेम्स दैट दिस वाज द ओनली इनकम। सो अर्जुन एक सैलरीड पर्सन है एंड ही इज द पेयर ऑफ रेंट, एंड वो रेंट किसको दे रहा है? टू मिस्टर अरविंद। अरविंद का घर है, ही ओन्स अ हाउस एंड उसको इनकम मिल रहा है, वो पेई है। और अर्जुन जो है वो सैलरीड पर्सन है, वो 65,000 पर मंथ के हिसाब से दे रहा है। सो 194 IB इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और एचईव जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR से ज़्यादा या 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। हेलो जो लेट ज्वाइन हुए सबको हाय हेलो, ठीक है। चलो अब he claims that was the only income which he earned during PY 24-25. However, you also sought for his bank statement. Now आपने उसका बैंक स्टेटमेंट भी मांगा है। नाउ देर इज़ अ क्रेडिट ऑफ 23,975। एक मिनट, प्रति कभी सवाल नहीं आंसर करूँगी, जो भी क्वेरीज है आखिरी में, प्लीज़ आखिरी में, फ्लो नहीं बिगाड़ेंगे। आखिरी में मैं रुकूंगी, आपकी जो भी क्वेरी सॉल्विंग है करूँगी, ठीक है। देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ 23,975 ऑफ इनकम टैक्स रिफंड विच इंक्लूज इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट तो मेरे काम का है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड वो मैं लिख के लेती हूँ, कहीं इनकम लेकिन पूछा नहीं है तो शायद लगेगा ही नहीं। ऑन 15th August द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट ऑफ 55 विच ही क्लेम टू बी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन हिज 60th बर्थडे। ओहो, तो अब ये 60th बर्थडे है। ओ ऐड बहुत है क्या? ठीक है, हम बंद कर देंगे बेटा,
आज तो मैंने उसको बोला था स्टाफ को आज ऐड रखो ही मत, ठीक है। अब देखो उसका 60th बर्थडे भी है, so 60th बर्थडे भी है। फर्दर असेसमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड अरविंद एंड हिज वाइफ हैड ट्रैवल टू मॉरिशियस, सो ही इज ए इंडियन सिटीजन, ही इज ए इंडियन सिटीजन, लेकिन ही ट्रैवल टू मॉरिशियस। अब क्यों गया? जॉब के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, तो एक्सेप्शनल कंडीशन आएगी। तो क्या आएगी? एक्सेप्शनल कंडीशन आएगी, वरना एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं आएगी। सो नॉर्मल वाली कंडीशन अप्लाई होगी। इंडियन सिटीजन इनकमिंग, इंडियन सिटीजन आउट गोइंग, ही इज आउट गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पज, लेकिन ये मॉरिशस में ही इज गॉन टू स्पेंड सम टाइम विथ हिज सन। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ हिज पासपोर्ट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यू कंक्लूड दैट दे हैड लेफ्ट इंडिया ऑन 27 September 24 and returned on 31 March 25. During the 4 preceding years, both had stayed in India for 320 days. Prior to that, they had been staying only in India. Now, PY 24-25 में उनका जो स्क्रूटिनी है उसे ये पता चल रहा है 27 September 24 से लेके टिल 27 September 24 से लेके and returned. They had left on this date and returned on, left on this date. Okay, so एक second. So 1 April 24 से लेके काउंट कर दो बेटा, टाइम डेज काउंट कर दो। 27 September 24 प्लस एक दिन कौन सा? 31 March वाला। काउंट द डेज, कम ऑन क्विकली काउंट द नंबर ऑफ डेज ही इज हियर, काउंट द नंबर ऑफ डेज ही इज हियर। भक्ति, माई नेम इज भूमि। अच्छा ठीक है, अभी तेरा नाम ठीक है भूमि। चलो मुझे डेज बताओ ये कितने आ रहे हैं। +1 क्योंकि 31, यस, तो ये 180 + 1 करो तो 181 डेज आएंगे। सो इन द PY फॉर 181 डेज, April 24 to 27 शुड बी 180 + 1 डे करोगे तो 181 डेज आएंगे। यस बराबर है। यस, तो इन इंडिया इन द PY, ये इंडियन सिटीजन है, कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा। इन इंडिया इन द PY फॉर 182 डेज और मोर, तो नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरा, इन इंडिया इन द PY फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर, बट 365 डेज और मोर भी नहीं है, सो ही विल बिकम एन NR। तो आंसर इज ही इज एन NR। अब ये NR है तो बता दूं एक बात, ये NR है तो ये, लेकिन सीनियर सिटीजन के बेनिफिट इसको नहीं मिलेंगे। रेसिडेंट, ये याद रखो, ये ICAI की फेवरेट, ये हमेशा उनका ट्रैप है। दे लव दिस एडजस्टमेंट। तुमको एक चीज़ बताती हूँ, ICAI घुमा फिरा के वही सवाल पूछती है बेटा। तो क्या होता है ना, आप NR है और आप 60 ईयर्स के, तो आपको सीनियर सिटीजन नहीं माना जाता है। रेसिडेंट हुज 60, रेसिडेंट हुज 80, उनको हायर BL मिलता है, इनको नहीं मिलता है NR को। तो ये अगर NR बन गया ना, ठीक है। अब इज देयर अ रिक्वायरमेंट फॉर रेंट पेड बाय अर्जुन? TDS कट कौन करता है? बाय अर्जुन। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ स्टेटस हो गया NR। अब इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या है? नो, अर्जुन इज द पेयर। ओके, ये रेंट पे कर रहा है, एंड किसको पे कर रहा है? हमारा असेसी कौन है? अरविंद, एंड अरविंद NR बन गया। 194 IB इज एप्लीकेबल ओनली इफ द पेई इज रेसिडेंट। 194 IB इज एप्लीकेबल ओनली इफ द पेई इज रेसिडेंट। तो यहाँ पे नो TDS, सो नो TDS। नो वाले आंसर दो ही है। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट सिंस अर्जुन इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। ना, पेयर को तो कट करना है, पेयर डिडक्ट करता है। तो पेयर कौन है? पेई कौन है? आराम से करो, तुम ऐसे शांति से किया करो। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट TDS एट सोर्स अंडर 194 IB सिंस अरविंद पेई है, पेई इज NR, देयरफॉर देयर इज अ नो नीड टू डिडक्ट TDS। इज दैट ओके? यस। आगे NR है इसलिए नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब एडवांस टैक्स से रिलेटेड एक बात है, अगर सीनियर सिटीजन है एंड इफ दे डू नॉट हैव PGBP इनकम, उनको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। बट क्या अरविंद इस केस में सीनियर सिटीजन करके क्वालिफाई करता है? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज अ NR। आपको सीनियर सिटीजन क्वालिफाई करने के लिए एज भी है और आपका रेसिडेंट होना भी ज़रूरी होता है। सो इसका इनकम कितना है? NR है ये NR, इसलिए उसका इनकम दिया है
उसको इनकम मिल रहा है, उसके अकाउंट में सिर्फ 4,000 का कुछ इनकम टैक्स रिफंड आया, तो उसका इनकम ये है, इनकम टैक्स का रिफंड 5775 एंड इट शोड अ क्रेडिट ऑफ 55। उसको गिफ्ट मिला ग्रैंड चिल्ड्रन से, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड चिल्ड्रन इज एग्जाम्प्ट। तो बेटा उसको और कोई इनकम नहीं है, उसको और कोई इनकम नहीं है। एंड ये तो उसने रेंट पे दिया है, उसको रेंटल इनकम आ रहा है ऑफकोर्स। अरविंद इज द पे, उसको इनकम मिल रहा है 65,000 इंटू 12। एक मिनट, मैं एडवांस टैक्स कर रही हूँ ना, हाँ तो एक मिनट। एडवांस टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज, तो आंसर ऑफकोर्स एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा क्या, नहीं अराइज होगा। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी विल अराइव, शल अराइज, या इसको लगेगा बिकॉज इसका रेंटल इनकम ही देखो, ये एनआर है। अब इसका इनकम कितना है, और उसमें से ऑफकोर्स मैम टीडीएस तो पेयर डिडक्ट करता है ना, हाँ पेयर ही डिडक्ट करेगा, एग्जैक्टली गुलनाज पेयर ही डिडक्ट करेगा। एक मिनट, इसका इनकम रेंटल इनकम 65 इंटू 12 इज कमिंग टू 780 प्लस अदर इनकम। यार तो इस पे टैक्स आना ही है, डोंट कैलकुलेट। क्या इस आपको लग रहा है देख के कि क्या इसका टैक्स 10,000 से ज़्यादा होगा? 10,000 और मोर होगा तो आपको एडवांस टैक्स लगता है क्या? हाँ। सो एडवांस टैक्स लायबिलिटी विल अराइज सिंस टैक्स लायबिलिटी इज नॉट लेस देन 10,000। 10,000 से कम नहीं है तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगी, बराबर है। गुलनाज तो यहाँ से देखेगी, ये अर्जुन अरविंद एनआर है। जब पे एनआर होता है टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। अर्जुन सैलरीड पर्सन है, वो पेयर है। हमारे केस में हम सब अरविंद के बारे में बात करें। अरविंद को रेंट मिल रहा है, अगर वो एनआर है तो उसका टीडीएस कट नहीं होगा 194 आईबी में। सेकेंड एमसीक्यू फिर से बताओ। बता रही हो ना, ऐसा क्या करते हो तुम, पेयर और पे में क्यों कंफ्यूज होते हो? आंसर देखो, अरविंद सैलरीड पर्सन है, हम जिसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अरविंद है। अरविंद को रेंट मिल रहा है, ही इज द रिसीवर ऑफ रेंट। टीडीएस कट करता है अर्जुन, लेकिन वहाँ क्लॉज है, अगर पेई आईबी इज एप्लीकेबल ओनली इफ द पेई, जिसको हम पे करते हैं, जिसको हम पे करते हैं, अगर वो एनआर है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर वो एनआर है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अगर वो एनआर है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। क्या सेकंड एमसीक्यू क्लियर हो गया है? क्या सेकंड एमसीक्यू क्लियर हो गया है? यस हाँ, इस केस में हर केस में नहीं होता। हाँ, अब आगे, क्या एडवांस टैक्स में क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आने वाली है? हाँ। मैम नहीं समझा तो आप पूरा डिटेल में वर्किंग करो तो समझेगा। निकालो उसका इनकम, अरविंद का इनकम निकालते बैठो और टाइम वेस्ट करो। क्यों टाइम वेस्ट करना है? अरविंद का एचपी का इनकम है, उसको रेंट मिल रहा है 65,000 पर मंथ। सो 65,000 इंटू 12 इज 780 लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, कहीं खरा नहीं है। फिर उसको इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, कुछ भी करके देखो उसका इनकम कितना आएगा। गिफ्ट भला एग्जाम्प्ट होगा क्या? हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन से गिफ्ट मिला तो एग्जाम्प्ट होता है। लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट रिलेटिव है ना, तो जैसे पेरेंट्स हमारे रिलेटिव है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो वैसे ग्रैंड चिल्ड्रन भी रिलेटिव है। समीक्षा किसी और सेक्शन में मेंशन है कि अभी ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है। अब तो बेटा इसका आप टैक्स लायबिलिटी निकालो 780 का। ऐसे टाइम मत स्पेंड करो तुम। 780 का 30% माइनस करके ये 70% आपको 546 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो 546। बेटा 5,46,000 पे 10,000 से ज़्यादा ही टैक्स आएगा। हाँ, एडवांस टैक्स आप रेसिडेंट हो या एनआरओ सबको टैक्स एप्लीकेबल है। सिर्फ रेसिडेंट अगर आप हो और आप सीनियर सिटीजन हो और आपको पीजीबीपी इनकम एप्लीकेबल नहीं है तो आपको फिर एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, वरना आपको एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। ये वीडियो पब्लिक ही रहेगा। हाँ, प्लस इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। हाँ, अभी डन बेटा, चलो आगे जाओ।
आप सारे मॉडल पेपर के आंसर सॉल्व करोगे मुझे नहीं पता। आज मैं 1.5-2 घंटे का क्लास लूँगी, 1.5-पौने 2 घंटे की क्लास लूँगी। फिर जैसे टाइम मिलता है मैं देखती हूँ कैसे होता है, ठीक है। बट एवरीडे मैं कुछ ना कुछ आपके साथ करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। चलो, रोशनी लिमिटेड हैज़ 2 यूनिट्स, वन एट SEZ एंड अदर एट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सो 2 यूनिट्स है, SEZ, DTA एंड टोटल। SEZ, DTA एंड टोटल। डेटा कितना ऐसा कंफ्यूजिंग में दिया है। 194 IB का टैक्स रेट निकालो। उमंग बोल, रामबाण में देख सकते हो क्या है 194 IB का। चलो रामबाण ओपन करो, चेक करो 194 IB का टैक्स रेट क्या, आप बताओ। चलो अब SEZ, DTA एंड टोटल। सब्सक्राइब्ड, yes you can, yes thank you for subscribing, yes you can subscribe to my channel, yes you can, you should rather, है ना। रोशनी लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, वन एट SEZ एंड yes it is 5% और 2%, it is 5% और 2%। अभी 1 अक्टूबर के आगे 2% है। हाँ, और जब मैम रेट 5 और 2% होता है तो तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे ओल्ड 1 अक्टूबर से पहले 5% लगाएंगे, 1 अक्टूबर के बाद 2% लगाएंगे। डेट नहीं है तो लेटेस्ट वाला रेट यूज करेंगे। ओके ओके, चलो अब देखेंगे SEZ, DTA एंड टोटल। अब क्या क्या दिया है। द यूनिट इन SEZ was set up and started manufacturing on 12th May 2000। SEZ नहीं चाहिए, यूनिट इन DTA started from 15 जून 2018। तो 15 जून 2018 में आपने चालू किया है। MCQ को इज्जत दो, प्रॉब्लम के जैसे लिखो, हवा में मत करो, प्रॉपर हम प्रॉब्लम कैसे करते वैसे सॉल्व करो। तो ये स्टार्ट हुआ है 15 जून 2018 को, माने PY 18-19। यस ma'am, is gift fully exempt? Yes, if gift is up to 50,000 it is fully exempt, and if it is above 50,000 it is fully taxable। okay है क्या। हाँ, आगे जाएंगे। अब 18-19 में हुआ है तो कितने साल हो गए इसको वो देखना पड़ेगा। अब सुन के लेना, यहाँ 18-19 में है तो चलेगा। डिड यू वॉच माई SEZ का 10AA RFA ऐसे कुछ 40-30 ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एक वीडियो बनाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक एन अमेंडमेंट वीडियो फॉर माई एग्जिस्टिंग ऑगस्ट बैच स्टूडेंट, दे हैव टू वॉच दिस, ठीक है। हाँ, और कौन बोल रहा था GST में कौन सा अमेंडमेंट, नॉटिकल माइल वाला कौन सा अमेंडमेंट आया GST में। अब 15-16, यस चलो, तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23 एंड वी आर डेफिनेटली इन द सेकेंड इसमें आते हैं तो 50% हो जाएगा। तो 50% हो जाएगा। May 25 एंड Jan 25 के लिए बुक सेम है क्या। नहीं, स्लाइटली डिफरेंट। ओके, अब टोटल टर्नओवर ऑफ रोशनी, टोटल टर्नओवर ऑफ रोशनी लिमिटेड, ठीक है। टोटल टर्नओवर ऑफ रोशनी लिमिटेड, ध्यान दो, मैं फिर से नहीं रिपीट करूंगी, आप ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। टोटल टर्नओवर ऑफ रोशनी लिमिटेड एंड यूनिट इन DTA इज, टोटल टर्नओवर इज 12 crores 50 lakhs। टोटल टर्नओवर इज 12 crores 50 lakhs, ठीक है। क्या मैंने जो GST की Jan 25 की मैराथन ली है वो मे के लिए रेलेवेंट है क्या। हाँ रेलेवेंट है विथ अमेंडमेंट लेक्चर, तो वो देखो और उसके बाद आप अमेंडमेंट लेक्चर देखो। ओके, हाँ, अब बाकी के सवाल मैं लेक्चर के बाद करूँगी प्लीज़, है ना। आई विल वेट बेटा, मैं 10 मिनट रुकूंगी और आपके जो भी क्वेरीज है सब सॉल्व करूँगी, घबराओ मत। अब DTA का टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर 1250 एंड DTA का टर्नओवर कितना है 4 crore 50। अब बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर एस्ट्रिक मार्क इंडिकेट कर रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो SEZ का 7 crore। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ यूनिट्स इन SEZ एंड DTA, एक्सपोर्ट टर्नओवर कहाँ का, एक्सपोर्ट टर्नओवर इन SEZ का एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 3 crore 50, SEZ का एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 350 एंड
DTA का इज़ 225, बट आई रियली डोंट केयर हाउ मच इज़ DTA का डेटा, मुझे वैसे नहीं चाहिए, ठीक है। ओके उसके बाद एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द यूनिट इन SEZ, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट इन SEZ कितना है? SEZ यूनिट का नेट प्रॉफिट इज़ 95 lakhs, ओके। बैलेंसिंग फिगर 8 करोड़ है, सॉरी 8 करोड़ है, 8 करोड़ है, गॉट इट। नेट प्रॉफिट इज 95 lakhs एंड यहाँ का 80 मुझे नहीं चाहिए। आउट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर, अब ये आउट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर सेल्स ऑफ 3 करोड़ 50, आउट ऑफ द एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 3 करोड़ 50, 2 करोड़ हैज़ बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो ये 2 करोड़ लेके नहीं चलेगा, इस 3 करोड़ 50 की जगह कितना कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आया है? 2 करोड़। देयरफॉर 10AA का डिडक्शन, चलो निकालो निकालो, अभी 50% निकालना है। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, पहले डेटा इकट्ठा करो, डेटा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है, पहले हमेशा डेटा इकट्ठा करो, समझ में आ रहा है? येस, दिस इज़ इन द 50% वाले ईयर के स्लैब में आओगे तुम। चलो ये मैंने 2 करोड़ क्यों किया? इतना ही फॉरेन एक्सचेंज में आया, ठीक है। तो 10AA का डिडक्शन निकालो, अभी आ रहा है क्या आंसर? देखो क्या है, 50% इंटू टोटल प्रॉफिट 95 lakhs ऑफ SEZ divided by total turnover of SEZ is 8 crores into export turnover is 2 crores। SEZ पे आजकल इस पे तो पूछ रहे हैं, पता नहीं अभी उधर क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं। तो SEZ का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास इसका? $1187,500, okay, so 1187,500, so that is option C। आगे जाएंगे, so this is the SEZ question। next is टैक्स कैलकुलेशन है, सिंपल है, तो एक MCQ एक पेपर सॉल्व हो गया। आगे जाएंगे आगे जाएंगे, तो आधा घंटा लगा मुझे, 32 मिनट्स और एक करेंगे, तो बीच बीच में तुम्हारे सवाल जवाब। हाँ, सो आपको MCQ में भी लगेगा ही ना बेटा। आप टाइमिंग देखो ना, 100 मार्क्स के लिए हमारे पास 180 मिनट्स है, तो 100 मार्क्स डिवाइडेड बाय, सो 100 मार्क्स के लिए आपके पास 180 मिनट्स है। तो MCQ अगर ये 15 मार्क के हैं, ठीक है, और MCQ को थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा तुमको। हाफ एन आवर तो आपको देना ही पड़ेगा, 27 मिनट्स, 30 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू GST, ओके ना। चलो, सो आंसर C है। What would be the tax liability of Miss Savita, a resident who attained the age of 60? So she is 60 and on 1st April 25, on the total income, her total income is 7,25,000, NTI is 725, comprising of salary, income and interest on deposits, fixed deposit under default regime। तो आपको default regime में निकालना है, या ये देखने के लिए दिया है कि हमको रिबेट लगेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि बैक में है, ठीक है। तो 7,25,000 पे टैक्स निकालो। अच्छा मैम वो 60 ईयर्स की है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? सविता 60 ईयर्स, क्या ही उससे फ़र्क पड़ता है? चलो 60 ईयर्स, क्या ही फ़र्क पड़ता है? 7,25,000 क्या होता है बैक में टैक्स स्लैब्स? 0 to 3 lakhs, ये सबके लिए, चाहे वो 60 की हो, उसके नीचे हो, बैक में जा रहे हैं। तो चलो अब टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, वी हैव टू बी फास्ट। एंड नेक्स्ट स्लैब इज़ 3 lakhs to 7 lakhs। तो इस स्लैब के बीच में 4 लाख, 4 लाख पे 5% मतलब 20,000, और अगले 25,000 पे 20। सो टैक्स शुड बी 22,500, टैक्स शुड बी 22,500। चलो निकालो, बैक वाला टैक्स निकालो। स्लैब्स पता है ना, 0 to 3 lakhs करो 0, एंड 3 lakhs to 7 lakhs 5%, एंड 7 lakhs to 10 lakhs इज 10%। यस, सो आपको टैक्स आ रहा है ये वाला। अब वो बोल रहे हैं आपको पता है बैक है, बैक में आपको रिबेट मिलता है 7 लाख तक, और मार्जिनल रिलीफ जैसा भी आपको चेक करना है। तो मान के चलो ये 725 है, एंड अगर टैक्स 7 lakhs होता इनकम, तो 7 lakhs पे आपको टैक्स 20,000 आता, आप रिबेट ले लेते 20,000 का, करेक्ट है ना। आपको रिबेट आता 87A का, तो वो नील हो जाएगा। लेकिन अगर आप 725 ले रहे हो तो टैक्स 22,500,
अब आपको रिबेट 7 लाख तक ही मिलता है, सो दे आर नॉट गिविंग यू रिबेट, दे विल गिव यू रिबेट ओनली इफ मार्जिनल रिलीफ जैसा सीन है, माने इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, आपको दुख दर्द कब होगा, जब आपका टैक्स आपके इनकम से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको नॉर्मल टैक्स देते वक्त भी दुख दर्द हो रहा है, इमेजिन आपको टैक्स इनकम से भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या ही फिर सीन होगा। तो यहाँ पे ये आएगा 22,500, ये आएगा 22,500, ये क्या आएगा 22,500, ये आएगा 22,500। अब इंक्रीज इन इनकम देखो, इंक्रीज इन इनकम, आपका इनकम बढ़ा 25 से, लेकिन आपका टैक्स बढ़ा 0 से 22। यहाँ रिबेट मिल रहा है 7 लाख के ऊपर, वो बोलते हैं सबको रिबेट 7 लाख तक ही मिलेगा, और 7 लाख के ऊपर उनको मिलेगा जिनको दुख दर्द पीड़ा है। तो इंक्रीज इन टैक्स इज 22,500, देयरफॉर नो रिबेट, कोई रिबेट वगैरह नहीं मिलेगा 87A का, डायरेक्टली आप 4% सेस ऐड कर दो। चलो, एंड टैक्स कितना आएगा 23,400, परफेक्ट। सो चेक द ऑप्शन इज देयर, क्या 23,400, ऑप्शन सी। चलो अब पेपर 2 सॉल्व करते हैं बिना कोई टाइम स्पेंड किए। कोई टाइम स्टैम्प्स दे देगा मुझे, अभी मैं पेपर 2 पे जा रही हूँ, कोई टाइम स्टैम्प्स दे सकता है मुझे और समरी में इसमें डाल सकता है। पेपर 2 ICAS पेपर 2 इनकम टैक्स का मैं सॉल्व करने वाली हूँ। कहाँ गया, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन यहाँ पे भी निकालने दो। यस, चलो सॉल्व करते हैं। HEC नहीं होगा क्या, लिया ना, फिर 23,400 कैसे आया 4%? हाँ, सेस पहले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ तक प्रॉब्लम है ना, ये मार्जिनल रिलीफ का वर्किंग नहीं करते क्या। बाप रे, गुन्नाज रिबेट क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन टैक्स। इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन टैक्स, ओके, ठीक है। इनकम ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा होगा तो रिलीफ मिलता है, वरना नहीं। जैसे मार्जिनल रिलीफ होता है वैसे ही आपको रिलीफ मिलता है बैक में भी, ठीक है। ठीक है, देखो आप इनकम लो, 7,13,000 इनकम होती है अगर, 7,13,000 अंडर बैक, तो कैसे वर्किंग आता, लो 7,13,000 आता, तो क्या होता 713 पे टैक्स निकालो बैक वाला। चलो जल्दी देख लो, आप एक प्रैक्टिस करो, मैं अगले क्वेश्चन पे जाना है मुझे। हाँ, 713 पे टैक्स निकालो, 115 बैक वाला। बेटू जल्दी करो, इसलिए करती हूँ, 7,13,000 पे निकालो आप। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के बाद मुझे मैसेज करना, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, कोई करता होगा, अगर यूट्यूब चैनल होगा किसी का और आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप एक बार मुझे सिर्फ मैसेज करना, अभी नहीं, आपके एग्ज़ाम्स के बाद। सो टैक्स 115 बैक and that is 7,13,000, so tax is coming to 21,300. now what should you do, compare 7,13,000 with 7 lakh, क्योंकि टैक्स पेयर्स ने क्या बोला, रिबेट 7 लाख तक ही मिलेगा, 7 लाख के ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। तो 7 लाख पे टैक्स बैक में 20,000 आता है, और रिबेट कितना होता है, टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो मुझे रिबेट मिलता है 87A का 20,000, ये नील हो जाता है। अब 7,13,000 पे टैक्स 21,300, लेकिन अब तुम रिबेट नहीं दे रहे तो 21,300 होएगा, फिर एसएससी को दुख दर्द पीड़ा होगा। इंक्रीज इन इनकम, आपका 7 लाख से इनकम कितने से बढ़ा, 13,000 से, बट देर इज इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स कितना है 21,300, यहाँ 0, यहाँ 21 है, देयरफॉर आपको रिलीफ मिलेगा, रिबेट मिलेगा, मतलब रिलीफ को यहाँ पे हम रिबेट नाम ही देते हैं। सो रिबेट आपको कितना मिलेगा 10,300, तो यहाँ लिखेंगे 10,300, टैक्स आएगा आपका 13,000 और उस पर आप ऐड करोगे 4% HEC। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, समझा, ये कॉन्सेप्ट पे
चलो 13,000 इंटू 104%. अयो 8,300. Sorry, my calculation is going bonkers. 8,300. Sorry. सही है अभी? अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा था मैंने रिकैप भी करा दिया. जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा मैंने रिकैप करा दिया. इज दैट ओके? जाओ आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2. टेस्ट मॉडल पेपर 2. यस ऐसे बोलेंगे. मॉडल टेस्ट पेपर 2 पेपर 3 टैक्सेशन सेक्शन ए इनकम टैक्स. उसमें ए पार्ट MCQs राइट. इनकम टैक्स का पेपर GST का पेपर अलग अलग बुकलेट में लिखना है. गलती नहीं करना. चलो पंकज इंडियन रेसिडेंट घर बर परचेज किया है. ओ माय गॉड. ठीक है. CII दिया है. कैपिटल गेन है क्या? व्हाट शैल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपको कैपिटल गेन्स निकालना है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा है. ठीक है. अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स पूछा है. AY 25-26 स्वाहा. द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पंकज फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई. लैग हो रहा है. मैं ऐसे पॉज करती हूँ तो तुमको लगता है क्या लैग हो रहा है? यस. तो एक मुंबई का घर है, इधर कानपुर का घर है. अरे वाह. इनकम टैक्सेबल अंडर 56(2)(10) कुछ तो गिफ्ट इनकम जैसा होगा. व्हाट शैल बी द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी एट कानपुर. टैक्स क्रेडिट अवेलेबल माने उसका कितना TDS कट हुआ. हाउ मच TDS कट. इज मिस्टर पंकज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न. ITR फाइलिंग कंपल्सरी और नॉट. वाह. सुमित को क्या हो गया? यस. आर वी ऑल डन? 8,300 कैसे आया? ओके. यश 8,300 कैसे आया? रुक जा. 8,300. ओ बाबा उधर जाओ अभी. तो कितना पीछे से देख रहा है क्या? किधर है? रिलीफ नहीं क्या करते हैं हम तो यहाँ रिबेट कैसे आएगा? 21,300 जैसे मार्जिनल रिलीफ नहीं करता है सरचार्ज का वैसे ही है ना. 21,300 माइनस 13,000. चलो क्वेश्चन 2. चला चिरंजीवी इतना आगे पहुंच गया. चलो मॉडल टेस्ट पेपर 3 पे पहुंच गई मैं. हाँ. मिस्टर पंकज एन इंडियन रेसिडेंट. ओके. पंकज एन इंडियन रेसिडेंट परचेज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एट कानपुर. खरीदा है उसने फॉर परचेज. तो चलो डायरेक्टली परचेज तो कानपुर में है. इसका डेट देखना. अगर डेट ऑफ ट्रांसफर अगर डेट ऑफ ट्रांसफर इज बिफोर. ओके. द ट्रांसफर इज हैपनिंग व्हेन ट्रांसफर इज बिफोर. क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इज हैपनिंग बिफोर. ट्रांसफर इज बिफोर 23 जुलाई 24. देन वी विल डू व्हाट. फिर अपन क्या करेंगे? इंडेक्सेशन. तो अपन क्या करेंगे? इंडेक्सेशन करेंगे. सो इफ ट्रांसफर इज बिफोर 23 जुलाई 24 तो हम क्या करेंगे? इंडेक्सेशन करेंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. यस. अब देखेंगे कानपुर का घर उसने बेचा कब. देखो ओवरऑल पढ़ेंगे. परचेज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू दिए है. स्टैम्प ड्यूटी क्योंकि बिफोर है. फिर पंकज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ज्ञान. वो एडवांस फोरफिटेड है. ज्ञान डिड नॉट पे फॉर ऑन 10th May 24 ही सोल्ड द हाउस एट कानपुर. ओके. सो कानपुर हाउस सोल्ड ऑन 10th May 24. देखो पहले तो इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? हाँ इंडेक्सेशन मिलेगा. अब इसका परचेज कब किया है? ये कानपुर का घर मैंने परचेज किया है बिफोर 31
1 अप्रैल 2001 एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम परचेज करते हैं बिफोर 31 अप्रैल 2001, ध्यान से पढ़ो, अब 2 मिनट कुछ पढ़ लो। FMV दिया है, उसका एक्चुअल परचेज प्राइस दिया है, उसका FMV दिया है 28.5, उसका SDV भी दिया है 25 lakhs एंड उसने एक एग्रीमेंट एंटर किया ज्ञान के साथ 2016 में 5 फेब 2016 एंड उसने एडवांस फोरफीट किया एंड ही रिसीव्ड एडवांस ऑफ 2.5 lakhs एंड ज्ञान डिड नॉट पे, बट ये 2.5 lakhs एडवांस फोरफीट हुआ है। बट ये AY 15 अगर एडवांस फोरफीटेड की 2 चीज़ें होती हैं, हाँ रामबान के क्वेश्चंस करोगे तो काफ़ी हम कवर कर देते हैं। इट इज़ अप टू AY 14-15 देन इट कम्स इन कैपिटल गेन्स एंड इफ इट इज़ आफ्टर 15-16 AY देन इट कम्स इन IOS। और इसके एडवांस फोरफीटेड की डेट आफ्टर वाली है, IOS में जाएगा तो इसका इम्पैक्ट इधर कुछ नहीं आएगा। सो 2.5 lakhs एडवांस रिसीव हुआ है। ये कौन सी डेट को मिला है? 5 मई 2016 को। 5 मई 2016 मतलब PY 15-16, AY 16-17, so this is going to go under IOS। एडवांस फोरफीटेड का नो इम्पैक्ट इन कैपिटल गेन्स, परफेक्ट। तो चलो अब हाँ, अब क्या होगा इसकी, ये लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो। FMV आप निकालो, मैं नहीं लिखूंगी। FMV और SDV दोनों में से व्हाट इज लोअर, तो बोलो क्या लोअर है? 28.5 और 25 lakhs क्या लोअर है? 25 lakhs। 25 lakhs दैट लोअर अमाउंट और एक्चुअल कॉस्ट वॉट एवर इज हायर। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? देखो कितना डिटेल में करना पड़ता है। तुमको लगता है कि MCQ ऐसे पढ़ेंगे और आ जाएगा, नहीं, उसको बहुत डिटेल में फैक्ट्स लिखना है, सब करना है, प्रॉपरली आप सॉल्व करो। खुशबू वेट, आई नीड टू क्लैरिफाई दैट, आई कांट टेल द आंसर लाइक दिस, जस्ट वेट। तो रुक जा जरा, लेक्चर के बाद पूछ। फर्दर ही परचेज 2 रेसिडेंशियल, वो जाने दो। अब ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ, घर कितने में खरीदा है? 20.5। चलो, सो एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर 20.5, तो व्हाट इज हायर? 25 lakhs कॉस्ट है, 25 lakhs। चलो उसका इंडेक्सेशन करो, 25 lakhs डिवाइड बाय 100 इंटू 363। चलो टेल मी द इंडेक्स कॉस्ट। मार्किंग कहाँ करे? स्लाइटली करो पेंसिल से छोटा सा, और ज़्यादा करके मार्किंग सब फैक्ट्स में लिखो। प्रॉब्लम रफ पेज लो, आपके जो आंसर बुकलेट आएगा उधर आप लास्ट पेज में लिखो रफ, एंड MCQ के लिए यूज़ करो 2 पेजेस यूज़ करो, 3 पेजेस यूज़ करो, आखिरी के 2-3 पेजेस यूज़ करो। 90,75,000 एडवांस फोरफीटेड का इम्पैक्ट कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा, इट विल गो अंडर IOS। सो क्या ये आंसर दिख रहा है आपको? 90,75,000। सो 90,75,000 है। अब अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पंकज फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन कानपुर। अब उसके लिए क्या किया? कैपिटल गेन्स आएगा, बट उसने ना घर बेच के नया घर भी खरीदा है, तो कैपिटल गेन भी निकालना पड़ेगा और एग्जम्पशन होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। अब पंकज सोल्ड द हाउस फॉर 1.5 करोड़, एक्चुअल सेल इज 1.5। हाँ, MCQ ऐसे ओरली मत करो, आखिरी आंसर बुकलेट आती है ना, उसके आखिरी के 3-4 पेजेस रफ फॉर MCQ बोल के सॉल्व करो। MCQ बिगनिंग में मत करो, बिगनिंग में GST या इनकम टैक्स जो इजी है, जो आपका फोटे है वो सॉल्व करो, फिर MCQ करो और फिर बचा हुआ पार्ट करो। GST कर रहे हो तो जल्दी कंप्लीट होगा, GST से पेपर स्टार्ट करो, इनकम टैक्स को थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक्चुअल सेल 1.5 है, SDV 2 CR है। फर्दर ही परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस, तो उसने 2 घर खरीद रहा है। अब गेन अगर 2 CR से कम है तो आप 2 घर ले सकते हो 54 में, हाँ ले सकते हैं। उसने एक घर दिल्ली में लिया और एक मुंबई में लिया फॉर 54 lakhs ईच,
on 28th September 25. Mr. Pankaj has no other income during PY 24-25. The due date for filing the return is 31st July. लेकिन इसने 31st जुलाई के बाद खरीदा है तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं दिया है कि उसने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसे डाले, कुछ नहीं दिया है. सो नो एग्जाम्शन, उसको एग्जाम्शंस ही नहीं मिलेंगे. तो उसको एग्जाम्शंस ही नहीं मिलेंगे बिकॉज उसने घर रिटर्न के बाद खरीदा है. अब सेल कंसिडरेशन निकालोगे तो इंडेक्स कॉस्ट तो यहाँ किया ही है. देखो ये सब लिखा हुआ होना चाहिए. बाय चांस आपका कैपिटल गेन टैली नहीं हुआ, आपको यहाँ ट्रायल एरर. देखो एक आप कैपिटल गेन टैली, अब कैपिटल गेन निकालोगे. कैपिटल गेन के लिए हम क्या देखेंगे? सेल. एक्चुअल सेल क्या है? 1,50,00,000. फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? 110%. तो बेटा 1,50,00,000 का 110% होगा 1,65,00,000. फिर हम इसको कंपेयर करेंगे एसडीवी से जो 2 CR है. इज एसडीवी स्टिल हायर? यस. देयरफॉर सेल होगा 2 crores और इंडेक्स कॉस्ट करोगे 90,75,000. चलो 90,75,000. तो आपका जो गेन है, आपका गेन 2 CR से कम आ रहा है. 1,09,25,000. Could I actually invest in 2 houses? Yes, बट मैं एग्जाम्शन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने ITR की डेट के बाद किया. क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने ITR की डेट से बाद किया. निखिल मैम आपने SPC छोड़ दिया क्या? सच है क्या? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हमारा चल रहा था. बट वेट, कुछ होगा तो मैं अनाउंस करूंगी. जब तक मैं कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही हूँ आप रूमर्स पे बिलीव मत करना. जब तक मैं कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती हूँ आप रूमर्स पे बिलीव मत करना. डोंट बिलीव. आई विल अनाउंस इट ऑफिशियली ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट. ओके? यस. एग्जाम के पहले दही चीनी खा के जाओ या नज़र उतार के जाओ? दही चीनी खा के जाना, ठीक है? तो ये आंसर है क्या? चलो 1,09,00,000. परफेक्ट. अब कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ पंकज फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई. अब मुंबई के घर का क्या सीन हो गया? अब मुंबई का घर तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ही होगा. मुंबई का घर उसने खरीदा है, मुंबई हाउस. मैम 1 year तक परचेज कर सकता है बट रिटर्न के पहले अगर मुझे कैसे सपना आएगा क्या मुझे रिटर्न भरना है? उसने बोल दिया कि हाँ मैं सितंबर में खरीदूंगा, मैं कैसे उसको मान लूँगी? नहीं. अगर रिटर्न के पहले तुमको खरीदना है, आराम से खरीदना है. ओके सुनो, रिटर्न के पहले अगर मुझे घर नहीं लेना है तो इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में तो डालना पड़ता है. चलो ध्यान दो. अमित लैग नहीं हो रहा है? सच्ची में लैग हो रहा है? क्यों आपको लग रहा है लैग हो रहा है? सच्ची लैग हो रहा है? हो गया, लैग हो गया. अरे लैग नहीं हो रहा है, मुझे भी लगा लैग हो गया. मैं ऐसे पॉज कर गई ना, तुम्हारे कोई चैट से पॉज कर गई यार. चलो मैं अभी ऐसे पॉज नहीं लेने वाली हूँ लंबा वाला, तो आपको मुझे भी लगा लैग हो रहा है. सैची हो गई थी. ओके. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लीविंग SPC. आई एम देयर विथ SPC. डू नॉट गो ऑन एनी रूमर्स और एनीथिंग. ठीक है? हुआ था, ठीक है, ठीक है. चलो अब देखो आगे. ही सोल्ड द प्रॉपर्टी इन मुंबई. अब मुंबई का घर कब खरीदा? चलो मुंबई का घर कब खरीदा? मुंबई का घर उसने 28 सितंबर को खरीदा एंड ऑन 31 Jan 26 इमीडिएटली, मतलब 1 साल के अंदर ही. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पोहा क्राइटेरिया 24 months होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पोहा क्राइटेरिया 24 months होता है. तो उसने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तुरंत खरीदा है. सो इट इज शॉर्ट टर्म. द मुंबई हाउस टू इज ब्रदर को बेचा 58 lakhs फ्रॉम होम 25,000 वॉज रिसीव्ड इन कैश एज एन एडवांस. कैश में मिला फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट. सेल डीड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 30th. 2 आया फिर SDV क्या, एंड द बैलेंस अमाउंट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31st 2 दिया है.
SDV दो दिया, एक 61 lakhs एक 64 lakhs, कौन सा SDV लेंगे, कौन सा SDV लेंगे? तो एग्रीमेंट वाला SDV कब लेते हैं? जब एग्रीमेंट के टाइम कुछ पैसे अकाउंट पे ही चेक से मिले होंगे तब। एग्रीमेंट के टाइम अगर कुछ पैसे आपको अकाउंट पे ही चेक से मिले होंगे तो SDV एग्रीमेंट का लेते हैं। यहाँ पे जो SDV लेंगे, पहले मुंबई वाला घर शॉर्ट टर्म है, नहीं मुझे तो यहाँ लैग का कुछ नहीं आ रहा। मुंबई वाला, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलो, मुंबई वाला घर मेरा शॉर्ट टर्म है। चलो यार, मुंबई हाउस इज शॉर्ट टर्म। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन बोलो कितना है? ही सोल्ड इट टू गौरव फॉर 58 lakhs, उसका 110% निकालो। 58 lakhs का 110, 63,80,000, ठीक है। अब SDV कौन सा लेंगे? SDV रजिस्ट्रेशन की डेट का लेंगे, क्योंकि एडवांस आपको कैश में मिला है। रजिस्ट्रेशन का मतलब हम 63 lakhs लेंगे। कितना? 64 lakhs लेंगे। ओ 64, तो इज SDV हायर? यस, सो SDV विल बी ट्रीटेड एज द सेल कंसिडरेशन। ये हो जाएगा, तो आपका सेल आएगा 64 और आपका मुंबई घर का कॉस्ट कितना है? दिस इज शॉर्ट टर्म मुंबई। Mumbai house was further for each 57 lakhs each, so 57 lakhs. चलो, therefore STCG 64 minus 57, 7 lakhs. Do you have an option of 7 lakhs there? 7 lakhs. आगे जाएंगे। ऋषभ, आई हैव हैड माई कॉफी विद द क्लास ओनली, आई हैड माई कॉफी। तू कैसा है? नाउ द अमाउंट टैक्सेबल अंडर, अच्छा, अमाउंट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10 इन द हैंड्स ऑफ गौरव इफ एनी। अच्छा, गौरव, गौरव कौन है इधर? गौरव कौन है? 64 lakhs कैसे आया? क्योंकि SDV 64 lakhs है, इधर दिया है। दिव्या, SDV दिया है, ये देख, 31 Jan को SDV 61 lakhs है एंड 30 March को SDV 64 lakhs है, तो 64 lakhs लिया रजिस्ट्रेशन के डेट वाला। अब गौरव कौन है? और गौरव के हैंड में 56(2)(10 क्यों आ रहा है? बिकॉज देयर इज इनएडिक्वेट परचेज। यस, सो इन द हैंड्स ऑफ गौरव, गौरव के हैंड्स में देयर इज इनएडिक्वेट परचेज। कैसे? गौरव को जिस घर का SDV, कौन सा SDV लेंगे? 64 lakhs। एग्रीमेंट वाला SDV कब लेते हैं? एग्रीमेंट वाला SDV कब लेते हैं? एग्रीमेंट वाला SDV तब लेते हैं जब एग्रीमेंट के टाइम कुछ पैसे ECS मोड में मिले हो। यहाँ गौरव ने उसको जो एडवांस दिया, गौरव ने उसको जो एडवांस दिया फॉर साइनिंग, इट वॉज रिसीव्ड इन कैश। हाँ ठीक है, करा रही हूँ इसीलिए करा रही हूँ, चिंता मत करो, करा रही हूँ ना अभी। हाँ अरे इतना हेक्टिक चल रहा है, तुमको क्या बोलूँ मैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो अभी, ठीक है। देखो पहले मार्च चल रहा था, अब अप्रैल है। मार्च में तो ऑफिस में मेरी बैंड बजी थी। रेगुलर क्लासों को पता है टीच फॉर 3.5 आवर्स। संडे को भी मैं छुट्टी नहीं ले रही थी, प्रैक्टिस बैच चालू थी आपके साथ, फिर भी मैंने सफलता सीरीज अलग से लिया। नहीं, ड्यू डेट के पहले एग्जाम कर दिया होता तो दोनों घर का एग्जाम्शन मिलता। अप टू 2 करोड़ आप 2 घर का एग्जाम्शन ले सकते हो। चलो अब गौरव के हैंड्स में सुनो, इनएडिक्वेट परचेज है, ठीक है। SDV 64 lakhs है और उसने परचेज कितने में किया? एंड ही परचेज इट फॉर, किधर गया, 58 lakhs। सो आपको बेनिफिट कितना मिला? तो बेनिफिट, दिस इज इनएडिक्वेट परचेज अंडर सेक्शन 56(2)(10,
परचेज किया 58 लैक्स में, तो उसको बेनिफिट कितना मिला? 58 माइनस, बोलो 64 माइनस 58 कितना होता है? 8 लाख ना, 8 लैक्स, 8 लैक्स, ओके नहीं 8 लैक्स, हाँ 8 प्लस 8, नो 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 8 है, 64 माइनस 58, हाँ 6 है, वही मुझे लगा ही 6 लैक्स। आपको एग्जम्पशन कितना मिलता है इस केस में? आपको एग्जम्पशन मिलता है, एग्जम्पशन होता है 50,000 और 10% ऑफ परचेज प्राइस, 10% ऑफ 58 लैक्स, विच एवर इज हायर, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा 580। बट वंस यू एक्सीड 580 फुल्ली टैक्सेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेस अमाउंट, सो फुल्ली टैक्सेबल। तो गौरव के हैंड्स में क्या टैक्सेबल होगा? 6 लाख, फुल्ली टैक्सेबल, 6 लाख इनकम आएगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म होता है तो रेट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल रेट होता है, ये शॉर्ट टर्म वाला नॉर्मल रेट में जाता है, ठीक है। चलो 6 लैक्स। वॉट शैल बी द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विथ पंकज विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कानपुर? कानपुर का घर कितने में बेचा? कानपुर का SDV 2 CR है और उसका सेल प्राइस 1.5 CR है। सो TDS इज एप्लीकेबल इफ इट इज सोल्ड अबाउ 50, नहीं 112 में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल में जाएगा। अबाउ 50 लैक्स TDS इज एप्लीकेबल एट 1%, ओके, एट 1%, एट 1%। हाँ 111, आई नो 111 नंबर है एकदम, नहीं मिलता है। एक बार एग्जाम्शन क्रॉस कर दिया पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। यहाँ किस पे 1% निकालते हैं? 1% ऑन SDV और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो टैक्स क्रेडिट क्या होता है? TDS क्या होता है? TDS का क्या होता है बताओ? TDS का टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, ये भाषा है। व्हाट शैल बी द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद पंकज? तो अज्यूमिंग टैक्स वॉज फुल्ली डिडक्टेड बाय रोहन, तो रोहन ने इसका टैक्स डिडक्ट किया रहेगा। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? TDS, आई कैन टेक द क्रेडिट ऑफ TDS, उसको टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो बोलो व्हाट इज हायर? 2 CR, 1% ऑफ 2 CR मीन्स 2 लैक्स, 1% ऑफ 2 CR इज 2 लैक्स। क्या बात है, क्या बात है। इज पंकज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न? यस, या सिंस हिज टोटल इनकम एक्सीड्स, है ना। अभी कैपिटल गेन कितना है उसका, पंकज का? इधर 7 लाख कैपिटल गेन, इधर कैपिटल गेन 1 करोड़, कितना कैपिटल गेन है? या यस, सिंस हिज इनकम एक्सीड्स BL, या बहुत हाई इनकम है ना। डन है, डन है, आगे जाएंगे। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, चलो 2 क्वेश्चंस, तो 2 चैप्टर्स के MCQ हमारे 2 मॉडल पेपर के हो जाएंगे। थर्ड भी कराऊंगी आज, देखते कितना हो सकता है। आई हैव टाइम एक्चुअली टिल, हाँ 6:15 6:20 तक है, तो चलो करते, फटाफट करते हैं, ठीक है। आप अकाउंट्स कब से पढ़ोगे? आपका अकाउंट्स का पेपर कब है? फर्स्ट डे कब है आपका अकाउंट्स का? नाउ मिस दीपिका, वाइफ ऑफ संतोष, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो ये क्लबिंग का क्वेश्चन होगा। और ये टैक्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कल मेरा दिन भर क्लास है, वो रेगुलर बैच को मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं दे सकती, वाह वाह वाह। तो कल मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। 3rd मई को है, ठीक है, 3rd मई को है, तो आज 26 है। आप अकाउंट्स फिर कब से पढ़ना चालू करोगे? अभी मंडे से अकाउंट्स पढ़ाई, ठीक है। 29 से, 29 क्या है? मंडे है क्या? आज 26, 27, 28, ठीक है, ठीक है। मिस दीपिका, वाइफ ऑफ मिस्टर संतोष, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑन 15th, तो उसने स्टार्ट ही 15 जुलाई को किया है। 15 जुलाई 2024 उसका फर्स्ट डे है।
तो ये उसका बेटा फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस है, फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस। शी इन्वेस्टेड 5 lakhs ऑन 15th अप्रैल आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हस्बैंड। सिमिलर क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में अगर प्रैक्टिस बैच के कुछ बच्चे होंगे तो सेम करवाया था। तो हस्बैंड ने 15 जुलाई को पूरा 5 लाख दिया और उसने बिजनेस 5 लाख को, हस्बैंड टोटल उसका कैपिटल 5 लाख को भी 15 जुलाई को टोटल कैपिटल भी 5 लाख है, और ये पूरा कैपिटल उसने हस्बैंड से ही लिया था। तो पूरा प्रॉफिट क्लब होगा, पूरा प्रॉफिट क्लब होगा। Mr. Santosh, okay, out of gift received from her husband, she invested 4 lakhs out of her own, oh, on the same day. किया है, sorry, plus 4, sorry, I read the question, घाई में, I didn't read it completely, sorry. So, trading in the business, she invested 5 lakhs in the business, so 9 lakh. She earned a profit of 9. तो बोलो कितना क्लब करेंगे? She invested 5 lakhs in the business on 15 out of gift received from her husband, Mr. Santosh. She invested 4 lakhs from her own savings on the same day. So total capital 9 है, प्रॉफिट कितना है? 9 lakhs. 9 lakhs for 9. Total profit divided by total capital into capital given by spouse. Capital given by spouse 5 lakhs. 5 लाख, 5 लाख स्पाउस के हैंड्स में जाएगा। आंसर क्या है क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया है इधर? कौन सा क्वेश्चन है? मैंने लिया नहीं क्या आगे? बोलो आंसर क्या है? बी है क्या? करेक्ट है क्या आंसर फिर? शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 lakhs is includable in the hand, no, share of profit 5 lakhs in the hands of Santosh, yes, and Deepika 4, correct. So 9 में से 5 लाख स्पाउस के हैंड्स में जाएगा, so स्पाउस के हैंड्स में 5 लाख जाएगा, तो बचा हुआ 4। हाँ, याद है क्या? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू कैपिटल गिवन बाय स्पाउस। तो उसका टोटल कैपिटल कैसे है? 5 लाख स्पाउस ने दिया है, 4 लाख उसने डाला, तो टोटल कैपिटल 9 लाख है। 9 लाख टोटल कैपिटल है और हस्बैंड का कैपिटल 5 है। सो ठीक है, हाँ, तो आंसर हो गया। अब टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट 47 ईयर्स हैज सैलरी इनकम कंप्यूटेड 725 एंड एग्रीकल्चर इनकम, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन। कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट होता तो भी हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते क्या? यस, पार्शियल इंटीग्रेशन हम करते थे। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका टैक्स कैलकुलेशन। यस, टैक्स कैलकुलेशन। चलो, सो पहला स्टेप 1, यहाँ पे हम लिखेंगे NTI 7,25,000। अब मुझे टैक्स कैलकुलेशन करना है, राइट? यहाँ पे होगा टैक्स, मैं उसके टैक्स की अभी वर्किंग करती हूँ, ठीक है? अब टैक्स की वर्किंग करते हैं। टैक्स के लिए नोट आएगा। अब देखो, स्टेप 1, फाइंड आउट एग्री इनकम, रेडीमेड दिया है, एग्री इनकम इज 1 लाख। चलो, एग्री इनकम इज 1 लाख। स्टेप 2, फाइंड आउट टैक्स ऑन एग्री प्लस नॉन एग्री। तो ये क्या है? एग्री प्लस नॉन एग्री। तो बेटा एग्री प्लस नॉन एग्री कितना होगा? 725 प्लस 1 लाख। आउट ऑफ बैक है। अच्छा, बैक होता तो भी क्या बैक में पार्शियल इंटीग्रेशन होता है? हाँ होता है, बैक में भी होता पार्शियल इंटीग्रेशन बेटू, हाँ होता। तो इसके बाद और एक पेपर कराऊँ ना, क्या थक गए? 725 प्लस 1 लाख, दैट इज 8,25,000। चलो, इस पर टैक्स निकालो, 825 पर टैक्स बोलो। दैट्स योर स्टेप 2। स्टेप 3, टैक्स ऑन एग्री प्लस BEL, 47 ईयर्स का है, तो BL 250, तो 3.5 लाख, इस पर टैक्स बोलो। चलो बोलो, टैक्स बोलो, नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालो। 77,500 कि 72,500, दो आंसर्स आ रहे हैं। 72,500 यहाँ पे, 72,500 और 3.5 लाख पे टैक्स बोलो नॉर्मल तरीके से। 47 ईयर्स है, 47 ईयर्स है। नहीं है लैग, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रहा है, एक्सीलेंट कनेक्शन आ रहा है मुझे तो। PKD, तुम लोगों ने वैसे मेरे चैनल को
यहाँ टैक्स बोलो कितना आएगा, मुझे तो लैग नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो। 8,25,000 मैं करूँ क्या कैलकुलेट, 825 पे टैक्स कितना आएगा, 72,500 है कि 77,500 है। अच्छा 77,500, हाँ ठीक है ना, 77,500 और 3,50,000 पे टैक्स 5,000, देयरफॉर स्टेप 4 का टैक्स। हाँ तुम जैसा बोलोगे, अभी मैं टैक्स कैलकुलेशन तो अब तुमको सबको आता है, मैं थोड़ी कैलकुलेट करूँगी अभी। 72,500, सो इधर टैक्स आएगा 72,500, 72,500 पे 4% HEC करो, 75,400 आंसर है क्या 75,400 का, सी, तो ऑप्शन सी। लैग हो रहा है क्या, ठीक है डन है। चलो मॉडल पेपर 3, सो लास्ट कराऊंगी अभी मॉडल पेपर 3, उसके लिए भी 20-25 मिनट लग जाएंगे। सो मॉडल पेपर 3 का MCQ करते हैं, तो 15 और 15 मार्क्स, 30 मार्क्स की तो प्रैक्टिस कर ली, अभी और करेंगे, तो 45 मार्क्स, मतलब लगभग आधा पेपर सॉल्व किया, ऐसा हो जाएगा। चलो मॉडल पेपर कौन सा करेंगे, रेडी है क्या तुम, रेडी है, यस। सो मॉडल पेपर 3, पेपर 3 टैक्सेशन, सेक्शन ए इनकम टैक्स, उसमें MCQs, आई एम सॉल्विंग इट, सो लेट्स गो। दिस इज फॉर May 25, September 25 एंड Jan 26, ओके। हाँ अब आगे जाते हैं। हाँ रिबेट नहीं मिलेगा मयांक, बिकॉज इट्स आउट ऑफ बैक, 115 बैक के बाहर तो रिबेट 5 लाख तक ही मिलता है, और उधर वो रिलीफ वाला फंडा नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये बिजनेस में है, क्वेश्चन रफली पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, तो TDS है हमारा, टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय हमारा पैसा बैंक कब TDS कट करती है, आइदर इंटरेस्ट पे या तो कैश विड्रॉल पे, ऑन कैश विड्रॉल तो 194N है, तो 194N में कितना परसेंटेज होता है, 2% ऑन, ठीक है कोई बात नहीं है, 2% ऑन अमाउंट ऑन कैश विड्रॉन अबाउ 1 CR। आगे फिर टोटल टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय रुद्र ऑन पेमेंट मेड टू केटरर्स, केटरर म्हणजे 194C, 194C अगर पर्सनल के लिए होगा तो नहीं मिलेगा, और केटरर को 1% या 2% हो सकता है, और अगर 194C में नहीं आ रहा है तो 194M में आ सकता है, तो 194C नहीं है तो 194M में आ सकता है। अंदाजन लगा सकते हैं ना हम कि केटरर मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब यहाँ आएगा, पर्सनल होगा तो नहीं मिलेगा, ऑफिशियल होगा तो मिल जाएगा, है ना, रुद्र लिमिटेड। एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल एंड हुज हैंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय रुद्र, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है एंड देन ही इज गिफ्टिंग द सेम टू हिज डॉटर। पहले रुद्र ने SK बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी, फिर वो गिफ्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन से समझ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन है या सो इन 3 क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ते, बहुत डेटा दिया जाता है, आप रफली पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो, हाँ, और फिर हम पढ़ते हैं, ओके। यस, सो दिस इज द MCQ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू, इज दैट okay? So this is the MCQ practice for May 25, September 25 and Jan 26. Rudra is engaged in the business of trading since
2018 हिज टर्नओवर फॉर PY 23-24 लास्ट ईयर, उसका टर्नओवर PY 23-24 वो 6 करोड़। माने इस साल आपको पता है ना 194C में TDS तभी आएगा अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, तो उसका टर्नओवर तो 6 करोड़ है, तो 194C का TDS वो कट कर सकता है। हिज माइनर डॉटर्स मैरिज, गॉड व्हाट ऑब्सेशन डज I say I have with minor daughter's marriage and I'm really going to write a mail to them. I feel कहाँ ज़माना है और हम कहाँ पहुँच रहे हो और आप कहाँ माइनर डॉटर की मैरिज से रिलेटेड सवाल पूछते हो। सीरियसली है क्या इतनी माइनर की अभी शादियाँ होती है क्या इतना, मतलब इज इट अ कंसर्न? क्या दे आर पुटिंग इट, वी प्रोग्रेस सो मच। ठीक है। His minor daughter's marriage is fixed in December 24. He planned a destination wedding in Goa for his minor daughter. For the wedding, he withdrew 40 lakhs cash in the month of September and 65 lakhs cash in the month of October from हमारा पैसा बैंक। तो टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 1 करोड़ 5 लाख। चलो तो 1 करोड़ 5 लाख पे माइनस 1 करोड़ करो, 5 लाख पे 2%, 5 लाख पे 2% मतलब 10,000। तो पहला आपको हमारा पैसा बैंक को 194N कैश विड्रॉल पे 10,000 का TDS कट करना पड़ेगा। डू यू हैव दैट 10,000? अयो नहीं है क्या? हाँ है ना 10,000। सो 5 लाख पे 2%, सो दैट्स 10,000। ओ माई गॉड, आगे जाएंगे आगे जाएंगे। आप क्या कभी कभी लाइव के बाद देखते हो और स्पीड अप करके देखते हो क्या? मैं बहुत धीरे बात करती हूँ, बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ मत बोलो। ही बुक 30 रूम्स एंड 5 days अकोमोडेशन फॉर हिज रिलेटिव्स इन रहो होटल, हमारा बैंक रहो होटल क्या नाम है, एंड पेड 40,000 इन कैश एज एडवांस एंड बैलेंस बाय अकाउंट पे चेक। ही टुक केटरिंग सर्विसेज ऑफ टेस्टी केटरर्स। नाउ टेस्टी केटरर्स बेटी की शादी के लिए या तो पर्सनल, तो 194C नहीं आएगा। अगर केटरिंग, ऐसा मत बोलो। थैंक यू मैम फॉर ऑल योर एफर्ट्स, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, आई एम सॉरी आई माइट नॉट अचीव। नो नो, वट एवर यू अचीव डोंट से सॉरी, एफर्ट्स है इंपॉर्टेंट। मैं भी तो एफर्ट्स ले रही हूँ, मुझे नहीं पता पेपर ऐसा ही आएगा या कैसे आएगा, हम एफर्ट लेना हमारा काम है बस। ठीक है। हाँ TDS एक्सेस पे होता है या अब यहाँ पे देखो, और हाँ 194C नहीं आएगा क्योंकि पर्सनल है, लेकिन अगर 50 लाख के ऊपर पेमेंट करोगे तो 194M आ जाएगा। M पे पहले रेट 5% था, अब 1 अक्टूबर के बाद पेमेंट 2% है। अब ये कब किया उसने? डॉटर की शादी कब हो रही है? 15 अक्टूबर। अच्छा 15 अक्टूबर, लेकिन 10,20,000 ही है, सो 194MB नहीं आएगा, सो नो TDS। M इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। M के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख होता है, और 50 लाख कब होता है कब होता है कब होता है कब होता है कब होता है? ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। हाँ और उस पर 1 अक्टूबर के बाद तो रेट 2% है, लेकिन यहाँ TDS ही नहीं आएगा, सो नो TDS हो गया, नील, नो TDS हो गया। तीसरा, बेटा मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ, CA कोर्स है, कभी भी याद रखना लाइफ में कोई भी चीज़ हो, CA कोर्स हो, कुछ भी हो, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। यू शुड नो दिस नाउ। और ये आपको जज नहीं करते, वी आर नॉट जजिंग यू। आपको फॉरगेट व्हाट अदर्स आर सेइंग, आपको फेलियर टैग लगा रहे हैं वो जाने दो। आप खुद के करियर के बारे में सोचो कि मैं कितने एग्जाम्स दूंगा, कितने अटेम्प्ट दूंगा और इसके बाद मैं नहीं दूंगा। एक आप ये लगा दो, एक आध अटेम्प्ट लगना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, 2-3 तक भी हम सोच ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक चीज़ याद रखो, आपके पास बैकअप होना चाहिए, नॉट बिकॉज पीपल व्हाट आर पीपल सेइंग, फॉरगेट देम, बिकॉज इट्स योर करियर, यू हैव टू डिसाइड दैट। ठीक है। अब ये हो गया बिल्डर। अब लास्ट क्वेश्चन, फॉर हर वेडिंग ही गिफ्टेड इज डॉटर अ हाउस। तो माइनर डॉटर को घर गिफ्ट किया, माइनर मैरिड हो गई डॉटर को, माइनर मैरिड डॉटर को घर गिफ्ट किया, तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा, डीम्ड ओनर नहीं होता ना। सो माइनर डॉटर को उसने घर गिफ्ट किया, पहले उसने घर खरीदा SK बिल्डर से 15 लाख बाय अकाउंट पे ही चेक, और उस दिन 16 लाख का SDV था, सो ही परचेज फॉर 15 lakhs। अच्छा मैम, लेकिन उसका टर्नओवर किल बोल रहा है मैम, अगर उसका टर्नओवर 194C केटरर में अगर
1 करोड़ से ऊपर है तो सी एप्लीकेबल हो गया। हाँ, लेकिन सी एप्लीकेबल होने के बाद भी वो इनडायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पर्सनल के लिए, तो सी के अंडर में फिट नहीं हुई क्योंकि पर्सनल है। तो जब आप सी से बाहर आ जाते हो क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि पर्सनल है, तो आपको 194M आता है। हमने किया है किल ऐसा। ओके ओके। अब देखो परचेज प्राइस आपकी 15 लाख है, एसडीवी 16 लाख है, आपको बेनिफिट मिल रहा है 1 लाख का, लेकिन क्या इस पर टैक्स लगेगा? अब 56, दिस इज इनएडिक्वेट परचेज। तो ये क्या हो रहा है? इनएडिक्वेट परचेज हो रहा है। ये क्या हो रहा है बताओ? इनएडिक्वेट परचेज हो रहा है। अरे सही है कि नहीं है? ये इनएडिक्वेट परचेज हो रहा है। अब इसमें एग्जम्पशन मिलता है। हाँ, कितना एग्जम्पशन मिलता है? दिस इज इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 56 to 10। अरे हाँ ना, एग्जम्पशन इज 50,000 और 10% ऑफ परचेज प्राइस 15 lakhs, विच एवर इज हायर। तो आप एग्जम्पशन के अंडर हो। यस, तो आपका बेनिफिट इट इज विद इन एग्जम्पशन, सो नो टैक्स, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इट इज विद इन एग्जम्पशन, देयरफॉर नो 56 to 10, कुछ इनकम नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने इनएडिक्वेट में परचेज किया तो मेरे हैंड में इनकम होगा क्या? नहीं। फिर मैंने डॉटर को गिफ्ट किया, है तो मेरी डॉटर, उसके हैंड्स में भी आईओएस आएगा क्या? नहीं। तो वही बोल रहे हैं, सवाल देखो, व्हाट विल बी द टैक्सेबल इन हुज हैंड व्हेन यू परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी? नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रुद्रा। ओके। एंड व्हाट विल बी द गिफ्ट डॉटर को देने पे क्या उसके हैंड्स में टैक्स होगा? तो नहीं। ठीक है, तो ये वाला बी वाला आंसर होना चाहिए। बी है क्या? अब सेकंड, मयांक वाला सवाल करेंगे। चलो, मयांक है, अर्पण है और राजा है। चलो चलो चलो, इतना करके फिर मैं स्टॉप करूंगी, ठीक है? तो ध्यान से कर। कोई भी होता है कि 194M में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है टर्नओवर का। सी अप्लाई नहीं हुआ तो एम में आ जाओगे, बस सिंपल क्राइटेरिया, डोंट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, डोंट कॉम्प्लिकेटेड। अब सुनो, बोल दिया मैंने। कैलकुलेशन अगर अमेंडमेंट है अप टू आफ्टर 1 October, आफ्टर 1 October 24 न्यू रेट विल अप्लाई। एंड अगर डेट बिफोर वाली है तो ओल्ड रेट विल अप्लाई। एंड मैम नो डेट इज गिवन, अज्यूम लेटेस्ट डेट है और नोट लिखो, अज्यूम लेटेस्ट। अरे यार, इसको क्या हो रहा है? मेरे यहाँ तो एक्सीलेंट आ रहा है। वाई दे विल बी नो टैक्स टू डॉटर ऑल्सो? निहारिका, डॉटर को गिफ्ट मिला iOS, कौन सा टैक्स लगेगा डॉटर को? गिफ्ट मिलने पे डॉटर के हैंड्स में टैक्स आएगा क्या? निहारिका, when the daughter gets tax, will there it be taxable in her hands? Gift income is exempt ना, daughter is getting it from father, so relative से मिला तो exempt होगा ना। गिफ्ट ऑन मैरिज इज एग्जाम्प्ट, ये भी अलग बात है। गिफ्ट ऑन मैरिज इज एग्जाम्प्ट तो है ही, बट यार डॉटर रिलेटिव को दे रहे हो ना, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है ना। एंड नो डेट इज गिवन, देन यू अज्यूम लेटेस्ट। एंड राइट अ नोट, कि आपको पता है ओल्ड डेट होती है, एंड राइट अ नोट कि अगर ओल्ड डेट होती तो हम ओल्ड के हिसाब से लेते वगैरह वगैरह। अरे यार क्या करूँ मैं, मेरे यहाँ तो एक्सीलेंट कनेक्शन बोल रहे हैं। चलो एक ही क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, नहीं तो रह जाएगा फिर ये सब। एक ही 2-3 ही क्वेश्चन है, यही एक आखिरी क्वेश्चन करा रही हूँ ना, तो फिर हो जाएगा। चलो
आगे जाते हैं। मैम TDS TCS का लेक्चर भी यूट्यूब पर है। हाँ, मैंने वो मैराथन लिया ना, SPC चैनल पे है ब्रह्मास्त्र, SPC चैनल पे है ब्रह्मास्त्र लिया हुआ, उधर है। चलो, मयांक ने घर खरीदा है TDS से, पहले क्या बोला है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अलावेबल अंडर 24 फॉर मयांक, इंटरेस्ट 24B 24B सो 24B मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लोन का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल अंडर चैप्टर 6A, तो चैप्टर 6A के डिडक्शंस चाहिए, ठीक है। इन हुज हैंड वुड सियाज रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी टैक्स एंड हाउ मच वुड बी द टैक्स, तो मयांक के हैंड्स में होगा कि सिया, ऐसा कुछ तो सवाल है, ठीक है। ठीक है, चलो CA फाइनलिस्ट, हेलो। चलो अभी करते, बात नहीं करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। चलो, मिस्टर मयांक हैज़ हैड बॉट अ रेसिडेंशियल हाउस वर्थ 2.5 करोड़ एट साउथ एक्सटेंशन दिल्ली इन 2018, फिर उसने लेट आउट कर दिया, फिर उसने घर क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज फंडेड थ्रू अ लोन फ्रॉम PNB, तो उसने एक LO प्रॉपर्टी है, LO प्रॉपर्टी के लिए उसने क्या कर दिया, अरे यार मेरे यहाँ क्या हो रहा है, लेक्चर लूँ कि मत लूँ मैं, मेरे यहाँ तो बता रहा है गुड कनेक्शन गुड कनेक्शन गुड कनेक्शन। हाँ ठीक है, अब पॉज करो, चलो सुनो अभी। प्रॉपर्टी वॉज फंडेड, हाँ द इंटरेस्ट, क्योंकि मैं भी मोबाइल पे ही देख रही हूँ लेक्चर, मैं भी लेक्चर मोबाइल पे देख रही हूँ, तो मेरे यहाँ भी स्ट्रीम हो रहा है, वो सर्वर है, बट मैं भी आपके जैसे मोबाइल पे क्वेरी देख रही हूँ आपकी, तो मेरे यहाँ भी लैग नहीं हो रहा है, मैं लेक्चर देख पा रही हूँ। चलो अब कंप्लीट करते हैं। द इंटरेस्ट ड्यू, अच्छा अब इंटरेस्ट PNB को मैं LO प्रॉपर्टी है, LO प्रॉपर्टी को द इंटरेस्ट ड्यू, LO के लिए कोई लिमिट नहीं होता है, तो मयांक हैज़ बॉट अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, अब वो दिल्ली में खरीदा उसने, फिर उसको लेट आउट कर दिया रिहान को। द प्रॉपर्टी वॉज फंडेड थ्रू अ लोन फ्रॉम PNB, तो PNB बैंक का जो इंटरेस्ट है FI रेडीमेड दिया है 24-25 का, इस 25 lakhs आउट ऑफ विच ओनली 20 lakhs इज पेड। इंटरेस्ट ऑन HP पेमेंट बेसिस पे अलाउ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन HP इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, तो इंटरेस्ट ऑन HP इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है, तो ये है 25 lakhs, तो इंटरेस्ट, ये बात तो पक्की है, LO पोर्शन के लिए 25 lakhs विल बी द अलावेबल इंटरेस्ट, 25 lakhs विल बी अलावेबल इंटरेस्ट। मिस्टर मयंक देन टुक अ लोन ऑफ 1.5 CR फ्रॉम SBI, ओके, ऑन 1 जुलाई, तो ये कब लिया उसने, ऑन 1 जुलाई। अब उसने और एक लोन लिया, मिस्टर मयंक देन टुक अ लोन फॉर लोन ऑफ 1.5 crores from SBI for construction of first floor in that house for self occupation, तो अब उसको एक और घर कंस्ट्रक्ट करना है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस ऑन 31 मार्च 25, तो अभी तक चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन, काम इज गोइंग ऑन, इट्स नॉट येट कंप्लीटेड, तो जब ये कंप्लीट होगा फिर हम इसका प्री कंस्ट्रक्शन लेंगे, ये चल ही रहा है, इट इज इन प्रोग्रेस अप टू 31 मार्च 25, हम PY 24-25 सॉल्व कर रहे हैं, अब तक घर रेडी नहीं हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी SBI से 1.5 CR का लोन लिया है, मैं वो पे कर रही हूँ, बट दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। SO का वर्किंग कब से आएगा, तो ग्राउंड फ्लोर मेरा LO माना जाएगा, फर्स्ट फ्लोर मेरा SO माना जाएगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर SO कब माना जाएगा, जब मेरा घर रेडी हो जाएगा, तो यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ मिस्टर मयंक स्टार्टेड रीपेइंग द EMI ड्यू टू SBI ड्यूरिंग 24-25, ही रीपेड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 25 lakhs एंड 5 lakhs टू PNB, तो उसने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, 5 लाख PNB को किया और 25 lakhs PNB को एंड 5 lakhs टू PNB एंड SBI रिस्पेक्टिवली। ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 8 lakhs टू SBI आउट ऑफ 10 lakhs बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर दिस पीरियड, बट ये प्री कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन, एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट 80C में जाएगा। तो देखो क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा, वी गॉट प्रिपेयर्ड कि प्रिंसिपल रीपेमेंट 80C में आएगा,
तो एग्जैक्टली यहाँ ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन अभी नहीं आएगा। प्री कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट होता है वर्किंग जब घर रेडी हो जाता है। तो जैसे एसओ जो है आपका फर्स्ट फ्लोर पे आप बांध रहे हो, अभी वो रेडी नहीं है, जब वो रेडी हो जाएगा 31 मार्च 25 तक वो रेडी नहीं हुआ है। मिस्टर मयंक ओन्स अनादर हाउस इन हरियाणा। अब बाबा कितने घर है इसके पास। पहले ये घर लिया है एक दिल्ली में, पार्ट 1 एलो है, पार्ट 2 अभी उसका ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। ही ट्रांसफर दैट हाउस टू हिज माइनर डॉटर। वेट, ये अभी नहीं चाहिए, ये घर से अभी इंटरेस्ट की कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो माइनर डॉटर को ट्रांसफ़र किया। रुको रुको, मैरिड नहीं है, थैंक गॉड। अब ये अलग बात है, यहाँ पे लोन का पार्ट, और मयंक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, ये उसका लोन है, तो ये डिडक्शन वाला पार्ट है। तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो मुझे पता है इंटरेस्ट 25 लाख आएगा। एलो पोर्शन का 2 पार्ट है, ओके। मयंक के पास 2 पार्ट है, देखो मयंक के पास 2 पार्ट है। मयंक के पास एक घर है, वो एलो है, ओके। अब उसमें एसओ फर्स्ट फ्लोर में वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये एसओ का वर्किंग कब आएगा? हाउस प्रॉपर्टी की 3 कंडीशंस है। एचपी का दरवाजा तभी खुलता है व्हेन देयर इज अ हाउस। एलो का घर रेडी है तो एलो आ जाएगा। दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और उन्होंने क्या बोला है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा, एंड दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन इवन अप टू 31 मार्च। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सही है क्या? सही है क्या? तो एलो का 25 लाख का इंटरेस्ट है, लेकिन हम कितना अलाउ करेंगे? 20 लाख आपने पे किया, दैट डजेंट मैटर, हम 25 लाख ही अलाउ करेंगे। हम कितना अलाउ करेंगे? 25 लैक्स ही अलाउ करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, तो हम 25 लाख ही अलाउ करेंगे। आंसर देखो मैच हो रहा है क्या? आंसर मैच हो रहा है क्या? चलो आगे जाएंगे। एंड इंटरेस्ट इज ऑन ड्यू बेसिस, बराबर। आगे जाएंगे, चैप्टर 6 से डिडक्शन निकालना है और सिया का देखना है। सिया का सेकेंड पैरा में, मिस्टर मयंक ओन्स अनादर हाउस इन हरियाणा, ही ट्रांसफर्ड दैट हाउस टू द माइनर डॉटर। आई लव्ड दिस, love this adjustment, just listen. He transferred it to minor daughter Miss Sia on her birthday as a birthday gift. Miss Sia gave the said house to the local panchayat from September 24 at rent. तो September 24 से रेंट पे जा रहा है। तो September, October, November, December, Jan, Feb, March, 7 months के लिए रेंट पे जा रहा है। 7 months के लिए ये रेंट पे जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 7 months के लिए रेंट पे जा रहा है, ठीक है। सो शी हैज़ गिवन दिस ऑन रेंट, ठीक है। अब रेंटल इनकम माइनर का है, माइनर को रेंटल इनकम है तो माइनर के हैंड में तो नहीं आएगा। आपको लग रहा है क्या क्लब होगा? ये मैरिड डॉटर नहीं है, ये मैरिड डॉटर नहीं है, सिर्फ माइनर है। माइनर डॉटर देख के हर बार मैरिड है ऐसा मत समझो। मिसिज मयंक्स टोटल इनकम इज हायर देन मिस्टर मयंक। दिस इज द फर्स्ट ईयर व्हेन सिया हैज़ एनी सोर्स ऑफ इनकम। फादर ने सिया को घर दिया, ओके, और रेंट कब है? 5,000, ओके। सो हियर वी गो, फादर माने मयंक। फैक्ट्स लिखो, फैक्ट्स लिखते जाओ, एग्जाम में लिखने का तो क्लिक होता है। गेव द हाउस टू सिया, उसको गिफ्ट किया। सिया माइनर है, डॉटर, शी इज नॉट मैरिड। फादर विल बिकम द डीम्ड ओनर। यहाँ क्लबिंग नहीं होगा, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए 1500 भी माइनस नहीं होंगे। क्लबिंग किया तो 1500 माइनस होता है। यहाँ भले ही मदर का इनकम हायर है, इट्स अ रॉन्ग नंबर। मदर्स इनकम इज हायर, इज अ रॉन्ग नंबर, दिस इज रॉन्ग नंबर। यस, कोई यहाँ पे वो नहीं करेंगे, डीम्ड ओनर बन जाएंगे। व्हेन फादर इंडिविजुअल ट्रांसफर्स द असेट टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, डीम्ड ओनर। इंडिविजुअल ट्रांसफर्स इट टू माइनर चिल्ड्रन, डीम्ड ओनर। लेकिन एक्सेप्ट क्या है? हाँ, इंडिविजुअल ट्रांसफर्स द असेट टू स्पाउस, डीम्ड ओनर। इंडिविजुअल ट्रांसफर्स द असेट टू माइनर, इंडिविजुअल विल बिकम, इंडिविजुअल बिकम्स डीम्ड ओनर। इधर भी इंडिविजुअल बिकम्स डीम्ड ओनर। यहाँ एक्सेप्शन है,
इसका एक्सेप्शन क्या है? डीम्ड ओनर नहीं लगेगा जब इनका डिवोर्स हो रहा है, दे आर लिविंग अपार्ट। यहाँ एक्सेप्शन है जब माइनर मैरिड डॉटर है। तो मैम माइनर मैरिड डॉटर को घर दे दिया तो चिंता मत करो, उसने रेंट पे दिया तो क्लबिंग होगा, फिर क्लबिंग होगा। डीम्ड ओनर नहीं है तो क्लबिंग आ जाएगा, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। यहाँ ये माइनर मैरिड डॉटर नहीं है तो आप इंडिविजुअल माइनर को दे रहे हैं तो इंडिविजुअल डीम्ड ओनर बनेगा। फादर मयंक है, मयंक इज गिविंग इट टू सिया, तो यहाँ डीम्ड ओनर है मयंक, तो जो भी घर का इनकम है वो मयंक के हैंड्स में आएगा। और मदर का इनकम इज हायर, बेटा ये रॉन्ग नंबर दिया है। सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एमसीक्यू में। अच्छा यहाँ सारे टफ है, वहाँ ऐसा नहीं होगा सारा टफ आएगा, चिंता मत करो यार, ऐसे घबराओ मत तुम, टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। हाँ सुनो अभी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ अब घर का कितना रेंट है? सितंबर टू मार्च, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स होता है क्या? 7 मंथ्स इंटू 5,000 है क्या? रेंटल इनकम कितनी है? 35,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, सो बैलेंस। एक सेकेंड ना, मुझे सिर्फ एक घर पे एक कॉल करने दो, एक मिनट। घर पे ही हूँ बट घर पे ही एक कॉल करना है मुझे, 1 मिनट रुको। चलो आंसर देखो, आवाज़ आ गई ना मेरी वापस? हाँ आंसर चेक करो, 24,500 है क्या? मयंक, हाँ बी हो गया। अब आगे, मिस्टर अर्पण एज 35 ईयर्स सबमिट्स हो गया। अब ये तो सिंपल वाला है, ठीक है। संगीता मौशाले का, संगीता मौशाले, हाँ आली तर माझं 10 मिनिटात संपतंय, ओके। चलो, मिस्टर अर्पण एज 35 ईयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। टाइम पहले वर्ड मिस करो, आखिरी में देखो क्या पूछा है। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ अर्पण एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स नॉट बैक, आउट ऑफ बैक। नॉर्मल मतलब आउट ऑफ बैक, अंडरस्टैंड। नॉर्मल प्रोविजंस मतलब आउट ऑफ बैक। नॉर्मल प्रोविजंस मतलब आउट ऑफ बैक में जाना है, सही है क्या? हाँ। अब इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दिया है, ठीक है, तो मेरा सैलरी इनकम में लेती हूँ। तो कितना सैलरी इनकम कंप्यूटेड दिया है? 4 lakhs। उसके बाद एलो प्रॉपर्टी दिया है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड बैक होता तो ये नहीं होता। अच्छा एलो का लॉस है, एचपी का लॉस 220 है, हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? 2 लाख तक कर सकते हैं, तो बचेगा कितना लॉस? 20,000 का लॉस। ये 20,000 का लॉस कैरिड फॉरवर्ड होगा। इसका खुद का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है 2,30,000, इसको भी बोलेंगे तू आगे जा, यहाँ नहीं तेरा कुछ होने वाला। यहाँ 2 लाख आप सेट ऑफ करोगे एचपी का लॉस। इंटर हेड एडजस्टमेंट कैन बी डन अप टू 2 lakhs, और बैक होता है तो इंटर हेड कर ही नहीं सकते, करेक्ट। तो ये एचपी का लॉस इतना जो 220 है वो सेट ऑफ करेंगे, तो सैलरी बचेगा कितना? तो मेरा सैलरी पॉजिटिव है 4 lakhs, बचेगा कितना? 2 lakhs। अरे हाँ ना, तो सैलरी कितना बचेगा? 2 lakhs। अब लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया, ये ब्रॉड फॉरवर्ड। बिजनेस लॉस 1 लाख है, बिजनेस लॉस 1 लाख है। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, ये सैलरी बचा है ना, आउटर कॉलम में ये सैलरी आया, ये देखो ऐसा है, ये 1 है, ये 1 है, आउटर कॉलम में सैलरी डाल दूंगी 2 लाख। लेकिन अब सेकंड क्या है? बिजनेस लॉस, ओके, सेकंड बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस 1 लाख है, बट कैन दिस 1 लाख बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी? आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस ट्राई करेगा और क्या है?
iOS है, आपका एफडी इंटरेस्ट है 80, क्या मैं उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकती हूँ? यस, इधर हम 80 सेट ऑफ करेंगे तो iOS नील हो जाएगा और बिजनेस का 20,000 का लॉस बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बिजनेस का 20,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका HP का और हाउस प्रॉपर्टी का 2,30,000 बिजनेस लॉस इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता, तो मेरा इनकम 2 लाख आएगा, मेरा इनकम 2 लाख आएगा। आंसर है क्या? ऐसा कुछ आंसर है क्या हमारे पास? चेक करो। टोटल इनकम 2 लाख, कहीं और 2 लाख नहीं, खत्म, तो बात ही खत्म हो गई। टोटल इनकम 2 लाख कहीं नहीं है, टोटल इनकम नील नहीं है, 4 नहीं है, ये नहीं है, तो एच आंसर आएगा। हाँ, ए क्वेश्चन 2 का 2 रह गया क्या? सॉरी करती हूँ, सॉरी आई मिस्ड आउट, डिडक्शन वाला रह गया। हाँ ठीक है करती हूँ करती हूँ बेटा, डोंट वरी। डिडक्शन वाला करती हूँ, ठीक है, डिडक्शन वाला करती हूँ। मयंक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी 50 lakhs की, लोन लिया बैंक से विच वॉज सैंक्शनड इन 22। लोन यहाँ पे ना 19 से लेके 23 तक अलाउड है। ओके, तो ये उसी ईयर में आ रहा है, ये 80 EEB होता है, ठीक है। उसने इंटरेस्ट चार्ज किया 7 लाख, तो 7 लाख का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, 1.5 लाख मिलेगा। Mr. Mayank has also taken a loan from ABC for daughter's education. He paid 50,000 as interest. तो 80E मिलेगा 50,000। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये एजुकेशन है। सैलरी से कौन से लॉस सेट ऑफ होता है ऐसे नहीं लर्न करते अनुष्का, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। सैलरी से PGBP नहीं सेट ऑफ होता, ऐसा होता है। यू कांट लर्न विच लॉस, ऐसा नहीं है ना। सो रूल्स में सैलरी के अगेंस्ट सब कुछ सेट ऑफ हो, ऐसा मत लर्न कर। डोंट डू दिस कंफ्यूजन, यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे। हितेश तो मेरे को सब जगह क्यों पूछ रहा है 100 मार्क्स का टेस्ट? एक तुझे चाहिए क्या? मैं लेती हूँ, बोलती हूँ, फिर रुक। तू मेरे को तेरा कांटेक्ट नंबर दे दे। अभी कहाँ तू टेस्ट लिखने वाला? अभी कितना टाइम बचा है? 3 घंटे तेरे पास है क्या एक्स्ट्रा अभी टेस्ट लिखने के लिए? और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैम हमने बोला था एक फुल टेस्ट लेने वाले और हमने नहीं लिया है, तो प्लीज़ तू मुझे कांटेक्ट कर, मैं तेरे को एक 100 मार्क्स का पेपर दे दूंगी और तेरा एक चेक करवा के दे दूंगी। बट ऐसे बार बार डोंट पुट मी ओवर हियर, यू आस्क्ड मी अर्लियर ऑल्सो, दिस इज़ नॉट डन। इफ़ यू फील नहीं मैम आपने बोला रहेगा, फर्स्ट टाइम पूछा, ठीक है। उसके बाद ही ऑल्सो पेड मेडिक्लेम ऑफ 20,000 टू न्यू इंडिया अश्योरेंस, तो 80D आएगा वहाँ पे। और 80C जो प्रिंसिपल लोन होता है उसके लिए आता है, एक है ना प्रिंसिपल रीपेमेंट किया मैक्स 1.5 लाख। और ये क्यों मिलता है 80C? प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो ऊपर मैंने मार्क किया, दिखाती हूँ आपको। 80D में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 20,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर। सो कैन यू जस्ट टेक अ टोटल 1.5 और 1.5 3। Anushka, you're going on a very wrong track. It means only PGBB income can't be set off. हाँ, and what about if I say brought forward losses? Brought forward HP loss है, can you set it off against salary? ऐसा नहीं होता है बेटा, आपको एक तरीका है वो पढ़ने का। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस तो सिर्फ अपने अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर करंट ईयर्स की पूल रही है तो हाँ, आई कैन कम टू अ कंक्लूजन लाइक दैट। $370। हितेश यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन मंडे को, फिर मैं अरेंज करके दे दूँ तो तुझे टेस्ट 9112114653। ओके, यस। अब 370 आ गया क्या? हाँ। अब ये 150 कहाँ से आया? ये प्रिंसिपल रीपेमेंट, देखो ही रीपेड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 25 lakhs एंड 5 lakhs टू PNB एंड SBI।
तो ये 25 लाख मैंने रीपे किया ना। जो घर रेडी नहीं है उसका नहीं लेंगे, लेकिन जो येलो घर है उसका ले लेंगे। जो घर रेडी नहीं होता ना उसका 80C में नहीं लेते, जो घर रेडी हो गया उसका ही लेंगे। दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। ओके, चलो आखिरी क्वेश्चन। Mr. Raja, age 64 years, not able to provide satisfactory explanation to assessing officer. Not providing satisfactory explanation, undisclosed income. This is undisclosed income. ये undisclosed income है for investment of 7 lakhs, not recorded in the books of accounts. What shall be the tax payable by him on the value of such investments to be considered? So tax payable 115 BBE, 7 lakhs पे 78% effective rate, 546. Is that correct? %60 टैक्स का रेट, सरचार्ज इज फिक्स 25। तो मैम 7 लाख के फिर भी सरचार्ज आता है? हाँ, फिक्स्ड होता है। 60 + 25 सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। एक तो टैक्स की चोरी करो, सरचार्ज के बारे में आर्ग्यू मत करो, ऐसा बोलते हैं टैक्स, बोलते 25% लगेगा और 4% HEC। तो ऐसा करके 78% इफेक्टिव रेट होता है। तो 5,46,000। अभी डन। चलो, तो लगभग हमारी 1.5-2 घंटे की 2 घंटे की लगभग क्लास हो गई, लगभग। तो 3 पेपर हमने सॉल्व कर दिए। टाइम मिला तो मंडे को ले लूँगी, मंडे को और 1-2 ले लूँगी। और 1 डे बिफोर आई विल मीट यू ऑन 5th मई। तो मैं पक्का आपको मिलूँगी। आप जिस दिन लॉ का पेपर लिख के आओगे 5th मई को, आई विल टेक योर लेक्चर अराउंड 6:30 6:45 के आसपास ले लूँगी, ठीक है। और फिर मैं कुछ पार्ट आपको करा दूंगी, 2 घंटे या ऐसा कुछ करके करा दूंगी। बट रात भर वाला मत करना। वो 3 देखो, पढ़ाई हमारी हो चुकी है, आखिरी के 1.5 डेज में पढ़ना नहीं है। जो पढ़ा हुआ है वो आपको रिवाइज करना है। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सेल्फ स्टडी देन वॉचिंग लेक्चर्स। बट किसी को अगर लेक्चर देखना है, कुछ चीज़ें हैं मैं करा दूंगी, यस मैं करा दूंगी। बट ऐसा रात भर बैठ के देखना है नहीं। क्या आप मेरा लास्ट मैराथन जीएसटी का देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। उसमें अमेंडमेंट लेक्चर से देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा लेट ले लेंगे, 6:45 7 के आसपास ले लेंगे, ठीक है। 6:45 के आसपास ले लूँगी, 6:45 के आसपास ले लूँगी, ठीक है। मैं आपको 5 मई को तो मिलूँगी, 6 मई को भी हल्का सा कुछ शाम को, रात को 1-आध कुछ होगा तो वैसा ले लूँगी। सो 2 चीज़ें लूँगी। कुछ क्या क्या लूँगी पहले ही बता दूँगी, तो आपको प्लानिंग के लिए ईजी चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। 1.5 डे आप आपका प्लान करो, आपके हिसाब से प्लान करो, टेलर मेड होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, डोंट लूज कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। पढ़ाई करो। अब नया कुछ नहीं करना है, नए क्वेश्चंस, नए प्रॉब्लम्स मत करो। ये जैसे मैं मेरे साथ करा रही हूँ तो ठीक है, आपको अभी वही पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और रिविजन करना भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यस, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। यस, नाउ लास्ट में किसी को कोई जीएसटी का भी करूंगी तो कर लूंगी। आप ही, इसलिए मैंने पूछा आप अकाउंट्स कब से कर रहे हो। मंडे ट्यूसडे मैं कर सकती हूँ, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मुझे बता दो कि हाँ, किसी की क्वेरीज है क्या? मैंने बोला था आखिरी के 5 मिनट में किसी को क्वेरीज होंगी तो मैं आंसर करूंगी। यस, सो इन केस यू हैव एनी क्वेरीज आई एम वेटिंग। कॉफ़ी हॉलिक, कोई और भी है कॉफ़ी हॉलिक? मैं भी हूँ कॉफ़ी हॉलिक। बोलो। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नहीं? तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने कुछ बच्चों को बोला था क्वेरी एंड में बोलती हूँ, एंड में बोलती हूँ। कुछ ATI NTI किसी ने पूछा था, शायद चला गया फिर वो बच्चा। बट क्या है, मैं ना क्वेश्चन के बीच में नहीं कर सकती हूँ बेटा, आपका सबका टाइम इम्पोर्टेंट होता है ना। डन। सो थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय। जैसे कुछ होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहना। कुछ ना कुछ आपको जैसे अपडेट्स आते हैं बताती रहती हूँ। कल कुछ नहीं लूँगी, संडे को, मंडे को लूँगी। मंडे इवनिंग आई टेक, अभी संडे को नहीं लूँगी, ठीक है। बाय बाय, सी यू देन। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे।
रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, करते रहो करते रहो। बाय बाय। सूफिया बोल रहा है कॉफ़ी के बिना पढ़ाई नहीं होती एक्चुअली। 28 से अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। बीच बीच में मैं थोड़ा जैसे होगा, जिसको टाइम होगा देख लेना, ऐसा कुछ नहीं।